मैं अंदर आ जाऊँ, मारिया पानी पीने के लिए उठी थी, सामा को गुस्से से जाते देख के इधर आई थी। आ जाओ, हानि ने कहा। कोमल, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों अपना बसा-बसाया घर खराब करने पे तुली हो? हानि ने आराम से पूछा था। तुम्हें मैं शुरू से बता चुकी तुम हो मेरा मसला, लेकिन शायद तुम्हें बात समझ भी नहीं आती है। जब चली गई थी तुम मेरी बात मानकर, तो अब वापस क्यों आई हो? कोमल ने निहायत बेज़ारी से कहा था। क्या हानि तुम्हारी वजह से गई थी? मारिया हैरान हो गई थी। देखो कोमल, अगर तुम्हें मेरी वजह से मसला है तो प्लीज़ सिर्फ चंद दिन की बात है, मैं और परी एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर मेरी वजह से अपना घर तो मत बर्बाद मत करो। जानती हूँ भैया को कितने गुस्से में थे, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। हानि ने आंसू जब करते हुए उसे समझाया था। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का, पागल हो गई हो क्या? कहाँ जाओगी तुम? और कोमल, ये यहाँ से क्यों जाएगी? ये घर इसका भी, और तुम कौन होती इसे यहाँ से भेजने वाली? मारिया जो दोनों की बात सुनी थी भड़क उठी थी। तुम बीच में मत पड़ो, मैं और सोनिया और परी साथ रह लेंगे। वैसे भी कल हॉस्पिटल जाना है इंटरव्यू के लिए, बस जॉब लगते ही मैं चली जाऊंगी। हानि ने मारिया को रोकते हुए कहा था। वाह हानि, अपनी जॉब का भरम दिखा रही हो। हाँ, अब तो तुम्हें आज़ाद रहने की आदत हो गई होगी। और हाँ, अपने भैया से खुद बात कर लेना, आखिर तुम्हारी बात कैसे टालेंगे? कोमल ने कहा तो हानि बाहर निकल गई थी। कोमल, तुम चाहती क्या हो? वो जा रही है तो ताने मार रही हो, अगर नहीं चाहती तो भी तुम्हें सुकून नहीं है। कोमल, इतना मत गिरो कि कभी उठ ना पाओ। ये कह के मारिया भी हानि के पीछे निकल गई थी। हानिया, तुम तो ऐसी नहीं थी, इसकी बात क्यों मानी? कौन है जो तुम्हें यहाँ से निकाले? मारिया ने हानि को रोकते हुए कहा। मारिया, बहुत कुछ चुका है, तुमने भैया का गुस्सा नहीं देखा, वो मेरे लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे। मैं नहीं चाहती कि मेरे भतीजों के सर से माँ या बाप में से किसी का साया उठ जाए। मुझ में अभी हिम्मत नहीं रही कुछ देखने की। मैं टूट चुकी हूँ मारो, अगर अब कुछ हुआ तो बिखर जाऊंगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नो हानि, तुम तो हमारी स्ट्रेंथ थी, तुम टूट गई तो हमारा क्या होगा? मारिया गले लग गई थी। आज जोनिया और हानिया को इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल जाना था, मगर परी के स्कूल से इसकी टीचर की कॉल आई थी, वो मिलना चाहती थी। इसी वजह से पहले परी के स्कूल जाने का फैसला हुआ, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाना था। गाड़ी सामा ड्राइव कर रहा था और हादी बराबर वाली सीट पर बैठा था। पीछे जोनिया और हानिया बैठी थी। हानि, मुझे लग रहा है तुम्हारे दोनों भाई ऐसे ही बैठे जैसे कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। जोनिया ने दोनों को बैठे देखकर हानि के कान में सरगोशी की थी, मगर वो सरगोशी क्या जो सामा ना सुन सके। हाँ हाँ जोनी, बस कर जाओ, बताया तो था ऐसे ही है भैया और भाई। वैसे तुम्हारे भैया जिस एटीट्यूड से चलते हैं, लोग बेहोश तो नहीं हो जाते ना? जोनी, बस कर जाओ, अगर भैया ने सुन लिया तो बचोगे ही नहीं तुम। हाँ हानि, छठी में 20 मिनट है, चलो मैं तुम्हें इतना छोड़ आता हूँ, तुम टीचर से मिल लो और परी को लेकर आ जाना, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। उसामा गाड़ी पार्क करते हुए कहा। क्या यार हैदर, टाइम ही नहीं देखा, अभी तो 20 मिनट है छठी में, चलो अभी यहीं पर वेट कर लेता हूँ। हैदर गाड़ी पार करते उतरते हुए बड़बड़ाया था। अचानक सामने वाली गाड़ी से परी की मामा को उतरते देखकर इनकी तरफ बढ़ा था, मगर इनके साथ परी की माँ को देखकर फिर ठिठका था। डॉक्टर के लाख समझाने पर भी वो अपने दिमाग पे एक बार फिर जोर डाल चुका था। इसका सर फिर से घूमने लगा था। दिमाग के पर्दे पर सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था। अचानक इसके लबों पे किसी का नाम याद आया था, हानि। शायद कुछ याद आया था, मगर इतने में वो फिर से जमीन होश होकर होश व हवास से बेगाना हो चुका था। उसामा हानि को अंदर छोड़कर गाड़ी की तरफ आया था, मगर वहीं हैदर को गिरे देखकर अंदर भागा था। इसे देखकर हादी और जोनिया भी गाड़ी से उतरे थे। हैदर उठो, उसामा ने उठाते हुए कहा। ओए, तुम्हारे भैया को देखकर सच में लोग बेहोश हो जाते हैं? जोनिया ने हादी को हिलाते हुए पूछा था, मगर उसामा जिस अंदाज में घुरा था वो चुप हो गई थी। आप डॉक्टर है ना, इसे चेक करें, हादी ने जोनिया को मुखातिब करते कहा। हाँ जी, वो बिल्कुल वो ठीक बैठी थी और उसकी नब्ज चेक की थी, मगर चौंक गई थी। क्या हुआ, ये होश में क्यों नहीं आ रहा? हाथी ने पानी डालते हुए पूछा था। यहाँ बेहोशी नहीं, कोई और प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर हैं भी हैं या जाली डिग्री लिए? बेहोशी की भी किस्में होती हैं, सामान्य बड़बड़ाते हुए कहा। हादी, में गाड़ी स्टार्ट करो, तुम इसे गाड़ी में लाओ। ये कहकर गाड़ी चला गया था। मैं भी चलूंगा ना? जोनिया ने पूछा था। हादी ने जज्बात में सर हिलाया था। सुनो, हानि को कॉल करके बता दो कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो परी और खदीमा को लेकर वहीं आ जाए। हेलो हानि, बात सुनो। जोनिया ने कॉल मिलाई थी। हाँ बोलो यार, मैं अभी फारिग नहीं हुई, 10 मिनट लगेगा। हानि ने कहा। नो हानि, दरअसल वो सारी बात बताती चली गई। ओहो, चलो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, वैसे भी हमें इधर ही इंटरव्यू देना है। लेकिन बेहोश चाचू हुए या चाची?
हाँ हाँ हाँ, हानि सीरियसली मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के को बेहोश होते देखा है। वो हंसी थी मगर उसामा के कड़े देख कर खामोश हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर हादी आईसीयू में लेकर गया था। वो वहीं खड़ी हानि का वेट कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात करनी है। उसामा इससे मुखातिब हुआ था। जी बोले। आप लड़की हो, लड़कियों के इस तरह मुंह पर हर बात नहीं करनी चाहिए। आप हानि को भी की फ्रेंड है इसलिए समझा रहा हूँ। और हाँ, लड़कियों को तो आपकी वाइफ की तरह पीठ पीछे वार करना चाहिए था ना। आप मुझे ना ही समझाए तो बेहतर है। वो अनजाने में गलत जगह वार कर गई थी। हानि और गजीमा परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। परी और गजीमा को हादी के पास छोड़कर दोनों इंटरव्यू के लिए जा चुकी थी। गजीमा से इसके पापा का नंबर पूछकर उसामा ने इन्हें हॉस्पिटल बुलवाया था। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ हैं? मैं आईसीयू के बाहर हूँ। वाइल उसामा के नंबर पर कॉल की थी। वालेकुम अस्सलाम वाइल। तुम? उसामा इसे देखकर वहाँ हैरान हुआ था। हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम कैसे? वाइल भी कम हैरान नहीं हुआ था। पापा पापा चाचू फिर से बेहोश हो गए। गजीमा वाइल को देखकर भाग आया था। व्हाट, हैदर तुम्हारा भाई है? उसामा ने पूछा था। हाँ, वो पिछले महीने तो इटली से आया। वाइल ने जवाब दिया। पुप्पा कैसी हैं और इसे हुआ क्या है? मम्मी तो ठीक है, बस एक दो दिन में पहुंचने वाली है। इसकी कहानी काफ़ी लंबी, बस यूँ समझ लो कि 3.5 साल कोमा में रहा है, जिसकी वजह से याददाश्त पर असर पड़ा है। इसी वजह से बेहोश हो जाता है। ओ चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं। उसामा वाइल के साथ केबिन में दाखिल हुआ था। डॉक्टर, 4 घंटे हो गए, ये होश में क्यों नहीं आया? 2 साल में कभी ऐसा नहीं हो चहदर इतना लंबा बेहोश हो। वाइल ने बेचैनी से पूछा था। देखो, इनकी रिपोर्ट से यही साबित है कि उन्होंने अपने दिमाग में हद से ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से ये बेहोश हुए हैं। अब जब भी होश में आएंगे तो हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए, या फिर डॉक्टर सांस लेने के लिए रुके थे। क्या फिर वाइल का दिल रुबा था? या फिर इनकी सारी याददाश्त भी जा सकती है। अब आप लोग दुआ करें कि ऐसा ना हो, मगर इन दोनों में से कुछ तो होगा। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर चुका था, मगर वह वहीं से हिल ना सका। चलो यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी मदद की। काफ़ी देर हो गई, तुम लोग घर जाओ, मैं हूँ। वाइल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। हाँ यार, देर तो हो गई, चलो मैं चलता हूँ। अगर कोई भी काम हो तो फ़ौरन कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। उसामा ने उठते हुए कहा था। 2 हफ्ते गुजर गए थे। हानि और सोनिया की जॉब लग गई थी और कल ही दोनों एक ही फ्लैट देकर आई थी। अभी तक शिफ्ट होने का सोच रही थी। हाँ हानि यार, तुम्हारा घर तो तुम यानी हानि यार, तुम्हारा घर है तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगी? मैं आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ही रखूँगी। जोनिया ने जब से हानि के अपना घर छोड़कर इसके साथ फ्लैट में रहने वाली बात सुनी थी, सख्त नाराज़ थी। हाँ हाँ, मत रखना, मेरा तो कोई घर नहीं है, तुम भी मत रखना। हानि ने मसनूई नाराज़गी दिखाई थी। पूरी नाटक की दुकान बनती जा रही है। तुम यार, तुम बात को समझ नहीं रही हो। जोनिया ने समझने की कोशिश की थी। प्लीज़ जोनी, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। मैं कब तक अपने भाइयों के सरों पे बैठी रहूँगी? इनकी अपनी फैमिली, इनका भी हक है, मगर मेरे यहाँ रहने से इनकी हक तलफ़ी होगी। तुम समझो मेरी बात। हानि ने जोनिया को समझाते हुए कहा, मगर बाहर सामा जो हानि को बुलाने आया था, इसकी बात सुनकर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ था। कौन से हुक्म की बात कर रही हो तुम, जो तुम्हारे होने से पूरे नहीं करूँगा मैं? भैया, दरअसल मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ, बस इसलिए कह रही हूँ। तो खड़ी हो पा। हानि, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, मगर इस घर से जाने की बात आइंदा तुम्हारे मुँह पर नहीं आनी चाहिए। और मैं पहले भी तुम्हें एक बार समझा चुका हूँ, और दोबारा मुझे सख्ती से समझाने पर मजबूर मत करना। उसामा सख्ती से कहता हुआ निकल गया था, मगर पीछे इसे बेबस छोड़ गया था। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? वो सब पकड़ कर बैठ गई थी। कोमल, बात सुनो, तुमने हानि से कुछ कहा है क्या? उसामा ने कमरे में दाखिल होते पूछा। नहीं तो कुछ क्यों, कुछ कहा है इसने? हाँ, वो यहाँ से जाकर किसी फ्लैट में रहने की बात कर रही थी। तो जाने दे, 5 साल से अकेली आज़ादी से अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रही थी, अब यहाँ सबके साथ मुश्किल हो रही होगी। सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। कोमल बोलते हुए भूल गई थी कि सामने कौन है। आखिरकार उसामा का हाथ उठ चुका था। तुम किस किस्म की औरत हो? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पास आया था कि तुम इसे समझा दो, मगर तुम क्या समझाओगी जब इसके जाने की वजह ही तुम हो? कैसे खुद गर्ज हो तुम? सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून की पड़ी है। इसी सुकून की वजह से तुमने हानि को जाने का कहा था ना। मगर मेरा क्या, तुम्हें मेरी क्या फ़िक्र होगी? तुम तो सुकून से सोती थी। कभी सोचा है कि मैं पिछले 5 साल से एक रात सुकून से क्यों नहीं सोया, एक पल चैन से नहीं गुजारा, सिर्फ ये सोच कर न जाने वो किस हाल में होगी। और जिसे तुम आज़ादी का नाम दे रही हो, वो इसकी कुर्बानी जो इसने सिर्फ तुम्हारे खातिर दी थी। अपनी बेटी से दूर रही थी तुम्हारी वजह से, मुझसे, हादी से, ममा से, सबसे कट के, सिर्फ तुम्हारी खातिर, मगर
सिला क्या मिला? कुछ नहीं। अब वापस आई हो तो तुम्हें अब भी सुकून नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी तो ना थी। वो सर पकड़ कर बैठ गया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ़ आपकी वजह से। आपकी बहन अगवा हुई थी, वो 2 दिन से घर से गायब रही थी। अगर मेरी मामा ने इससे कुछ कह भी दिया तो क्या गलत था? मगर आपने इसका गुस्सा मुझ पे उतारा क्यों? मेरे कितने अरमान थे अपनी शादी को लेकर, मगर आपने मेरी शादी 1 महीने में चोरों की तरह करवाई, क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन की वजह से सब गलत काम वो करे और भुगतूँ मैं। मैं क्यों? सबको इसकी तकलीफ़ दिखती है, मेरी तकलीफ़ का किसी का कोई दुःख ही नहीं, जैसे मैं फ़ालतू शै हूँ। वो रो पड़ी थी, कौन-सी तकलीफ़ की बात करी? क्या तकलीफ़ दी है तुम्हें? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारा ख़्याल नहीं? कोई ऐसा लम्हा बता जब तुम्हें ज़रूरत हो और मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। बल्कि ये शिकवा तो हानि को करना चाहिए था, जब भी वैसे मेरी ज़रूरत होती तो मैं पास नहीं होता था, और जो कुछ इसके साथ हुआ है इसमें इसकी क्या गलती थी? तुम तो आसानी से इल्ज़ाम डाल देती हो इस पे, मगर वो क्या करेगी? कभी इसकी जगह खुद को रख कर सोचा है तुमने? उसामा ने गुस्सा दबाकर कोमल को समझाने की कोशिश की थी, मगर बेसुध क्यों समझाया क्योंकि वो समझाया तो उसे जाता जो समझने के काबिल हो। वो सब के सामने से थप्पड़ ना मारती तो ये नौबत ना आती, और मैं इसकी जगह खुद को क्यों सोचूं? मैं लड़कों से नहीं लड़ती, सड़कों पे हर लड़की को बचाने नहीं जाती। इनफ कोमल, बस कर जाओ। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बहस कर रहा हूँ, और जो बुराइयां तुमने गिनवाई इसकी अच्छाइयाँ थी। कुछ अकल होती तो समझ जाती। वो सिगरेट उठाकर फिर से कमरे से निकल चुका था। शाहज़ेब वो पटली से अपने बेटे के यहाँ रहने आई हुई थी, और परी का फ्रेंड खज़ीमा इनका पोता था। ये सब हानि को मारियत से पता चला था। हाँ यार, भैया की शादी में वो अपनी बहू के साथ आई थी, तब तो 1 साल का था। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, हानिया ने मुस्कुराते हुए वो कहा था। हाँ है तो अच्छा। खैर वैसे पप्पू कल आ रही है, मम्मा ने कहा था तो मैं बता दूँ। ओके, मिल लूँगी। पर ये देखो, मेरे बाबा ने मुझे कल न्यू बैग और बॉक्स ला के दिया है। लबाला ने पन्निया को अपना नया स्कूल बैग और बॉक्स दिखाकर चिढ़ाया था। सो व्हाट आई डू? मेरी मामा ने भी तो मुझे 2 वीक्स पहले ही न्यूज़ दिलाया है। परी ने मुँह बनाते हुए कहा, तुम्हारे बाबा ने तो नहीं दिलाया ना? मेरे तो बाबा ने दिलाया, और पता है बाबा मुझे और मम्मा को इस वेकेशन पे पाकिस्तान टूर पर लेकर जा रहे हैं। बाबा चिढ़ाते हुए बता रही थी, मगर परी की आँखें वो तो बाबा के नाम पर ही नम हो गई थी। इतने में स्कूल की छुट्टी की बेल बज गई थी, और वो बैग पहनकर बाहर आ गई थी। हाय परी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? खज़ीमा ने इसे रोते देखकर पूछा था। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, आई एम ऑलराइट। इसने हानि की तरफ रिएक्ट करते हुए आंखें रगड़ी थी। हैं, लेकिन मुझे तो कोई रोती हुई लग रही थी। खज़ीमा ने आंखें घुमाई थी। कौन लग रही थी? परी ने तजस्सुस से पूछा। तुम और कौन? क्या हुआ? खज़ीमा ने फिर पूछा। कुछ तुम्हें पता है ना, मेरे बाबा की डेथ हो गई है, बस इनकी याद आ रही थी, और कोई बात नहीं है। चलो बाय। मम्मा आ गई हैं, वो भी बिल्कुल हानि की तरह अपना दुख बांटने वाली नहीं थी। वो आज हॉस्पिटल से घर पहुंची थी, पप्पू आई हुई थी। वो इनसे मिलने के लिए अपना माइंड तैयार कर चुकी थी। वो तानों और हद का मिस रवैयों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि जो भी आता था इसका एक ही काम होता था, इसके जख्म कुरेदना और बस। मगर आज ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर अंदाज़े गलत साबित हुए थे। वो निहायत ही खुश अखलाक़ी और मोहब्बत से मिली थी कि वो खुद शर्मिंदा हो गई थी। परी भी एक ही बार में काफ़ी अटैच हो गई थी। बेटा रात को सबके साथ तुम भी आना, शाज़िया बेगम ने निहायत खुलूस से बुलाया था। रियली सॉरी पप्पू, दरअसल आज मेरी नाइट शिफ्ट है हॉस्पिटल में, इसी वजह से नहीं आ पाऊँगी, वरना ज़रूर आती। वो माज़रत करती बाहर आ गई थी। आज तो उसकी नाइट शिफ्ट थी, अगर ना भी होती तो वो कौन-सा वहाँ जाने वाली थी। हानि हॉस्पिटल जा चुकी थी। कोमल की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसी वजह से अपने मायके गई थी। हादी आमना बेगम मारिया के साथ परी और हम्माद को फूफो के घर छोड़ गया था। हाय परी, तुम आ गए? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और तुम्हारी मॉम आई है? नो, वो हॉस्पिटल गई होंगी, वरना ज़रूर आती। ओ चलो आओ, तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, गजीमा ने कहा। वेट मारो, मामू को बताकर आती हूँ। मारो मामी, मैं खस के साथ इसका रूम देखने जा रही हूँ। ओके ओके बेटा जाओ, मारिया ने मुस्कुरा कर कहा। ये बच्ची हानिया की बेटी है? नाज़िया और मारिया ने पूछा था। जी आंटी, मारिया ने जवाब दिया। बिल्कुल अपनी तरह बना रही है, बचपन में से ही लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी है, बड़े होकर माँ की तरह ही कुल खिलाएगी। नाज़िया ने तमस्कराना अंदाज में कहा। आंटी आप मारिया कुछ बोलने ही वाली थी कि मगर आमना बेगम के आंसू देखकर चुप हो गई थी। मगर पीछे से गुजरते बच्चे जूत की कनपट्टी के लगे गुस्से से तन गई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाभी कैसी हैं? शाज़िया फूफो ने आते ही आमना बेगम को गले लगाया था। और बेटा तुम ठीक हो? कोमल क्यों नहीं आई? और हादी को अंदर तो बुला लेती। जी आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस कोमल अम्मी के यहाँ गई हुई थी और उनको कुछ काम था, इसलिए अंदर नहीं आया। चलो बेटा एंजॉय करो।
और सुनाओ शाज़िया, हैदर कैसा है? और शादी-वादी का सोचा है? एक और आंटी ने पूछा था। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और शादी भी हो जाएगी, लड़की ढूँढ रही हूँ। क्या ढूँढ रही हो? तुम्हारी भांजी है ना, इसी से कर लो। हाँ, माशाल्लाह भांजी, भतीजी सब है, किस्मत जहाँ होगी वहीं होगी। शाज़िया बेगम मुस्कुराई थी। भतीजी तो तुम्हारी घर से भागी थी ना, इससे करोगी तुम? इसकी तो एक बेटी भी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग एन्जॉय करें, मैं आई। शाज़िया बेगम हैदर को आता देखकर इसके पास आई थी। हैदर, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की देख लेती हूँ। मम्मा क्या यार, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो परी। रुको। हैदर की नज़र परी पे पड़ी, जो लाल चेहरे के साथ रोती हुई भाग कर आई थी। वो बात छोड़कर इसके पीछे भागा था। मारो चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो रोते हुए सीधा मारिया के पास आई थी। हुआ क्या है परी? अपनी मारो को तो बता दो। मारिया उसे रोता देखकर परेशान हुई थी। मारो, वो आंटी मम्मा को बुरा भला कह रही थी। मैंने उनको मना किया तो सबके सामने मम्मा को कैरेक्टरलेस कहने लगी थी। मारो, मेरी मम्मा बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। कौन आंटी? मारिया निहायत ज़ब्त से सुन रही थी। मैंने कहा है क्यों? कुछ गलत कहा है? तुम्हारी मम्मा एक कैरेक्टरलेस है, वो घर से भागी थी, तुम जानती हो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इससे पहले फ़ायज़ा जुमला पूरा करते एक सन्नाटेदार थप्पड़ चेहरे पे पड़ा था। जानती हो किससे क्या कह रही हो? हैदर लाल भगवा चेहरा लिए खड़ा था। हैदर भाई, वो चटाक हैदर भाई, हैदर फाइज़ को कुछ कहने वाला था, अचानक मारिया का थप्पड़ इसके वजूद पे पड़ा था। तुम ज़ुहान हैदर, तुम्हें कैसे नहीं पहचानी मैं? सही कहती थी हानि, तुम सच में एक नंबर के घटिया इंसान। और अब के इतने मज़े से खड़े लोगों की बातें सुन रहे, एहसास नाम की कोई चीज़ है तुम्हें? मेरी बात सुने। हैदर मुड़ा था। क्या सुनूँ? तुम्हारे एक्सक्यूज़, मुझे पहले ही लगा था तुम्हें देखा हुआ है, मगर काश इस वक़्त याद आ जाता तो तुम यहाँ अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं होते। इनफ, कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी हैं आप। मैंने बहुत ढूँढा था और कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। वाह मिस्टर वाह, तुम बातें नहीं बन सुन सकते, इसका क्या? जो सिर्फ़ तुम्हारा क्या भुगत रही है, क्या कसूर था? सिर्फ़ ये कि वो लड़की और कमज़ोर और तुम लड़के। मारिया, ये है वो। आमना बेगम सदमे से लड़खड़ाई थी, मगर आगे बढ़कर उसे माथा थामा था। जी मामा, यही है हानिका मुझे। मारिया ने आँसू पोंछे थे। ये लड़की दिमाग ख़राब हो गया क्या? क्या कह रही हो? अपनी दोस्त की गुनाह को मेरे भांजे के सर पे डाल रही हो? नाज़िया बीच में बोली थी। मामा मारो, परी गिरते हुए भी चीखी थी। इससे पहले वो मुड़ती परी बेहोश हो गई थी। हाँ, मैं ही हूँ महानिका, मुझे मैंने इसे अगवा किया था, मगर निकाह किया था सुनने। सब आज के बाद किसके मुँह से गलत ना सुनूँ। और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसने वार्निंग वाले अंदाज़ में कहा, भागकर परी को उठाया था, मगर इसका परी को बेटी कहना सबको हैरान कर गया था। शाज़िया बेगम घुटनों के बल रोते हुए आमना बेगम के सामने गिरी थी। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई थी। जब हैदर ने ऐसा कदम उठाया, मैं ही कसूरवार हूँ। शाज़िया बेगम ने हाथ जोड़े थे। मम्मा आप खुद को सँभालें प्लीज़, मैंने हादी को कॉल किए, वो आ रहे हैं। मारिया आमना बेगम को रोता देखकर घबरा गई थी, मगर ये आँसू तो शुक्र के थे, आज इनकी दुआ कबूल हो गई थी। सबके सामने हानि की बागदानी साबित हो गई थी। वो लोग वापस आ चुके थे। आमना बेगम ने हादी और सामा को फ़ौरन बताने से मना किया था। परी पूरी रात बुखार में तपती रही। मारिया इसकी पट्टियाँ कर रही थी। मारिया, इसे हुआ क्या गया है? जाते वक़्त तो बिल्कुल ठीक थी। हादी ने 10वीं बार ये सवाल दोहराया था। यार बच्ची, ये लोग हानि के बारे में कुछ कह रहे थे, बस घबरा गई है। मारिया ने नज़रें चुराते हुए कहा था। मैं अंदर आ जाऊँ? हानि ने झाँकते हुए पूछा। आ जाओ यार, मारिया ने आवाज़ दी थी। क्या हुआ इसे? मामा कह रही हैं बुखार है, हानि ने परेशानी से पूछा। नहीं, अब तो काफ़ी बेहतर है, मैंने पट्टी कर दी थी। थैंक्स यार, चलो तुम लोग सो जाओ, पूरी रात नहीं सोए होंगे, मैं इसे ले जाती हूँ। हानि ने परी को गोद में उठा लिया था। तुम भी तो जागी हो यार, छोड़ दो इसे इधर ही। हादी ने परी को हानि की गोद से लेते हुए कहा। नहीं भाई, इसे रूम तक छोड़ दें, बस मैं इसके साथ ही सो जाऊंगी। हानि ने परी को हादी को लियो कमरे से निकल गई थी। हानि परी को लिटा के इसके बराबर में लेट गई थी। फजर की अज़ान में आधा घंटा बाकी था। मम्मा, परी की आवाज़ पे आँखें खुली थी। हाँ परी बोलो। मारो मम्मा, मारो मारा। परी नुतकी में कुछ बड़बड़ाई थी। क्या हो बेटा, क्या मारो? हानि ने उठकर बुखार चेक किया था, फिर से बढ़ रहा था। मम्मा पापा की डेथ हो गई है ना, इसने फिर पूछा। हुआ क्या है मेरी जान? आपकी मम्मा है ना आपके पास, इनको बताओ। हानि ने जब से पूछा था। मम्मा, अल्लाह जी ने इतनी जल्दी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? वो मासूमियत से सवाल कर चुकी थी, मगर इसे क्या मालूम था कितने साल तक इसकी माँ भी यही सवाल करती आ रही है। इसने उठकर परी को दवा पिलाई और बेबसी से आंसू पोंछे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मस्जिदों के ऊंचे मीनारों से मुअज्जिन की सदा बुलंद हुई थी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो बड़ा रहीम है, बहुत रहीम है, करीम है, वही तो रब है, समी है, सबकी सुनता। फिर मेरी क्यों नहीं सुनी? अचानक शिकवा किया था। वो आंसू पोंछते वज़ू करने गई थी। सलाम फेरते हुए ते ही दुआ के लिए हाथ उठे थे।
पिछले 5 साल से इसने दुआएँ माँगनी छोड़ दी थी। नमाज़ पढ़ते ही उठ जाती थी। या मुस्तजाबुल अल-दवात या समीउल दुआ या अल्लाह आपका दावा है जब कोई बंदा आपसे दुआ करता है, आप कबूल करते हैं, आप बंदे की पुकार के वक़्त इसके साथ होते हैं। आज 5 साल बाद फिर आपके दर पर आई हूँ, अब खाली हाथ मत लौटाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून दे दे, मेरी बेटी को दुनिया के तानों से बचा ले। वो बच्ची है मगर दुनिया ये नहीं देखती, लेकिन तू करीम है, करीम है, करम फरमा दे। मम्मा, परी ने आवाज़ दी, वो आँसू पोंछते खड़ी हुई थी। दोपहर 12 बजे इसकी आँख खुली थी। उठते ही सबसे पहले परी का बुखार चेक किया था, तो अब वो उतर चुका था, मगर अब भी गहरी नींद में सो रही थी। वो किचन में नाश्ता बनाने गई थी। मम्मा, अल्लाह जी ने इतनी जल्दी मेरे पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? कल रात के परी के कहे अल्फाजों में खोई वो सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में जा रही थी कि उसामा के कमरे से आती आवाज़ों ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे पहले पता तो मैं इसे ज़िंदा ही ना छोड़ता। उसामा की आवाज़ से गुस्सा ज़ाहिर था। आप क्यों नहीं समझ रहे? परी को भी पापा की ज़रूरत है, इसे भी तो पापा बाप का प्यार चाहिए। कोमल की आवाज़ में झंझलाहट थी। हमारा प्यार कम है क्या? उसामा ने कहा था। बेटा, बहुत सही कह रही है, तुम जितना भी प्यार दो, लेकिन बच्चों को तो बाप चाहिए होता है, और ये दुनिया है, बाप के बगैर बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये आवाज़ आमना बेगम की थी। मामा, आप गलत कह रही हैं, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। आप सब बात हानि को बताएं, लास्ट डिसीजन इसी का होगा, वरना मैं तो कभी हैदर को नहीं छोड़ता। बेटा, माफ़ी। वो आगे बढ़ गई थी तो फूफो कल इसलिए आई थी। इसने गहरा सांस लिया था। सुनो, सामने से आती मारिया को पुकारा था। हाँ बोलो। बल्कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जानती हो क्या बात करनी है? तुम भैया के कमरे में जाओ और बोल दो कि मुझे मंजूर है। वह ठानी, तुम्हें पता है वो कौन है? मारिया चौंकी थी। हाँ जानती हूँ। तुम बोल दो मुझे कबूल है, बल्कि मुझे तो इसका एहसानमंद होना चाहिए जो मुझे मेरे मशहूर किरदार के साथ कबूल कर रहा है। लेकिन हानि, वही तो बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मारो प्लीज़। हानि बात काट कर चली गई थी। वो आगे बढ़ गई थी। मारिया पीछे खड़ी नफ़ी में सर हिलाती रह गई थी। अनजाने में ही, मगर हानि अपने ज़ख्म खुद को कुरेद रही थी। मामा, हानि ने हाँ कह दिया है। मारिया ने आकर खिला दी थी। इसने अभी तो बात ही नहीं की थी, फिर कैसे कह दिया? उसामा हैरान हुआ था। शायद आप लोगों की बातें सुनिए, मगर इसे ये नहीं पता कि वो ज़ुहान ही है। मारिया, तुम जाओ और इसे ये सब बताओ, फिर जो कहेगी वो होगा, और कोई ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं होगी। उसामा कहकर कमरे से निकल गया था। बेटा, इसे पता हो या ना हो, वो तो इसके निकाह में अभी भी है, तो इसे मत बताओ, कहीं वो गुस्से में तलाक ना मांग ले। और इसके भाई तो इसके फैसले के मुंतज़िर है, और हैदर डिवोर्स नहीं देगा। तुम मत बताओ, इसकी हाँ में ही काफ़ी है। आमना बेगम अपनी बेटी का घर बसा देखना चाहती थी, मगर सच जानने के बाद बेटी की तकलीफ में देखना नहीं चाहती थी, इसलिए बताने से रोक दिया था। तुम पागल हो गई हो क्या? सोनिया को जैसे ही पता चला था, वो हॉस्पिटल से सीधी यहाँ आ गई थी और आती हानिया पर गुस्सा निकाल रही थी। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मैंने शादी के लिए अपनी रजामंदी दी है, कुछ गलत किया है? हानि ने कहा था। तुमने देखा है इसे? मिली हो, जानती हो कैसा है, क्या करता है, या ऐसे ही मुँह उठाकर हाँ कह दिया? ज़ोनिया के सवाल पर हानि ने नज़रें चुराई थी। क्या फ़ायदा मिलने का? मेरे लिए यही बहुत है कि वो मेरी बेटी का फ़ेवरेट है, और मैं क्या इससे मिलकर इसे जानूँगी? इसका तो एहसान है मुझ पर, जो मुझ जैसी लड़की से शादी कर रहा है। हानि ने नम आँखों से देखा। क्या मतलब इस बात का कि तुम जैसी लड़की लाखों में मिलती, इतनी खूबसूरत, प्यारी, साफ दिल की लड़की? और रही बात परी की, तो वो बच्ची है, जो भी इसे प्यार करेगा वो इसका फ़ेवरेट हो जाएगा। मगर ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। तुम मिले बगैर शादी नहीं करोगी। जोनिया ने हतमी अंदाज में कहा। एक्सक्यूज़ मी, आपको कोई मसला है क्या? जब हानि नहीं मिलना चाहती तो क्यों पीछे पड़ गई है? रहने दें, हम कुछ गलत नहीं करेंगे इसके लिए। इसकी पसंद व सब पसंद को जानती हूँ, आखिर बचपन का साथ है। कोमल ही एकदम से दरवाज़ा खोलकर बंद बोलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। सीरियसली, आप अपने आप पर भरोसा करने को कह रही हैं? जोक ऑफ द डे। सोनिया तंज़िया हँसी थी। हानि, जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मगर मैं क्या करती, बहुत अपसेट थी। उसामा भी हर बात पर मुझे ही डाँटते थे। सॉरी यार, माफ़ कर दो। वैसे भी अब तुम यहाँ से जाने वाली हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कोमल, बस वक़्त सही नहीं था मेरा। हानि ने मस्ती में मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए कहा था। ओके, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। कोमल उठकर कमरे से चली गई थी। कैसी खुदगर्ज लड़की है यार, मुझे यकीन नहीं आ रही तुम्हारी फ्रेंड थी, ये माफ़ी मांगने आई थी या तुम्हें सुनाने? जोनिया सदमे से कह रही थी। अबे छोड़ यार, खैर तुम सुनाओ। दोनों बातें करने लगे। यूँ अहले तलब में थे, मफादात के सौ रंग की एक बात, और एक बात के सौ रंग। रात का न जाने कौन-सा वक़्त है, इसकी आँख प्यास से खुली थी। वो उठकर बाहर आ गई, मगर उसामा को नीचे लॉन में टहलते किसी से बात करते देखकर हैरान हुई थी। भैया इस टाइम किससे बात कर रहे हैं? वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे आदमी को पकड़ने से तुम मुझे पकड़ लोगे? चीज़ें शायद भूल गए हो मैं कौन हूँ। लगारी मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ देता है।
کال کیوں کی ہے؟ ہاں تمہیں کیا لگ رہا ہے تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے اور میں جان چھوڑ دوں گا؟ نہ میرا بچہ نہ شیر سے پنگا لیتے ہیں، نہ تم مجھ سے وعدہ کر کے میری ہی آدمی کو پکڑ رہے ہو۔ غلط، بہت غلط، مجھے دھوکہ دینا تمہیں بہت بھاری پڑے گا میجر۔ میجر دیکھو لغاری بھیا کیا ہوا ہے اس وقت، کس سے بات کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ ہانی کے آواز سے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیند نہیں آ رہی تو یہاں آ گیا، لیکن آپ تو بات کر رہے تھے فون پر۔ بات کر رہا تھا میں، ہاں وہ دوست تھا۔ اوکے بھیا حد ہے، آپ تو ایسے نروس ہو رہے جیسے کومل نے آپ کو گرل فرینڈ سے بات کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ ہانی ہنس دی تھی، ہاں توبہ کرو، اور تم کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ سو گئی تھی مگر ابھی آنکھ کھل گئی تھی تو آپ کو یہاں دیکھا اور آ گئی۔ ہاں اچھا گڑیا مجھے تم سے بات کرنی تھی دراصل حیدر۔ بھیا پلیز آپ اتنی ٹینشن مت لیں، پپو اتنی اچھی ہے، ان کا بیٹا بھی اچھا ہی ہوگا، اور مجھے صرف پری کی فکر تھی، اب وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ لیکن گڑیا تمہارا جاننا ضروری ہے کہ اسامہ کا فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ چلے بھیا صبح ملتے ہیں، آپ کال اٹینڈ کریں۔ ہانی مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ مما خس کے چاچو میرے پاپا ہیں۔ ہانی زونیا پیچھے بیٹھی باتیں کرتی کہ پری بھاگتی ہوئی ہانی کے پاس آئی تھی۔ ہے نہیں تو؟ ہانی نے چوک کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل آپ کے پاپا بن جائیں گے جب آپ کی مما کی ان سے شادی ہو جائے گی، کومل نے اندر داخل تو مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ماریا نے غصے سے موقع بنایا تھا۔ وہ پری کے ذریعے ہانی تک سچ پہنچانا چاہتی تھی مگر کومل نے بیچ میں آ کر کام خراب کر دیا تھا۔ اس نے بہرحال سچ بتانے کی کوشش کی تھی مگر ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا کہ بتا ہی نہ پائی تھی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھابھی کیسی ہیں؟ شازیہ بیگم اپنی بہن نازیہ کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تم دونوں کیسی ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہے، اور سنائیں ہانی کیسی ہے، کیا کر رہی ہے؟ شازیہ بیگم نے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، دراصل وہ ہاسپٹل میں پچھلے ویک سے نائٹ شفٹ چل رہی ہے تو آمنہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ جوان جہاں لڑکی اکیلے راتوں کو باہر رہتی ہے، اللہ خیر ہی کرے، نازیہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو شازیہ نے انہیں گھورا تھا۔ آنٹی یہی جوان جہاں لڑکیاں ہی ہوتی جو آدھی آدھی راتوں کو آپ کو ہارٹ اٹیک آنے پہ علاج کرتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپ تو مر ہی جائیں گی نا۔ ماری نے چائے کا کپوں میں نکلتے ہوئے کہا تو شازیہ بیگم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور نازیہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ بھابھی اس کی اگلے ہفتے شادی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ گھر بٹھائیں، نازیہ نے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھابھی فورس کرنے کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سنائے؟ شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا دراصل مجھے بات کرنی تھی۔ آمنہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا جی بولیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دراصل ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، کر لیں، شازیہ بیگم نے کہا تھا۔ اور ایک اور بات بتانی تھی کہ ہم نے ہانی کو یہ نہیں بتایا کہ حیدر ہی زوہان ہے یعنی پری کا بابا، اگر اسے بتا دیتی تو کبھی بھی راضی نہ ہوتی۔ آمنہ بیگم نے سر جھکا کر بتایا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہوگا تو دونوں سنبھال لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ شازیہ نے بات سنبھالی تھی، لیکن بھابھی شادی تو دھوم دھام سے ہونی چاہیے نا تاکہ ہانی کو کوئی ارمان نہ رہے اور کوئی اس پہ انگلی اٹھانے والا نہ ہو، نازیہ نے اچانک کہا تھا۔ مگر نازیہ، آمنہ بیگم کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بھابھی مان لینا ہماری ایک ہی تو بھتیجی ہے اور اس کے بھی ارمان ہوں گے تو کر لیں، نازیہ نے پیار سے کہا تو ماریا حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا امی آپ نے؟ فائزہ چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ لیتی نازیہ کو آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر نازیہ پوری کہانی سنا دی تھی۔ امی آپ کے دل میں بھتیجی کی بڑی محبت جاگ رہی ہے جو اس کی دھوم دھام سے شادی کروانا چاہتی ہیں، آپ کو شادی کروانی ہے تو توڑوانی ہے، حیدر صرف میرا ہے، میں ہانی کو لینے نہیں دوں گی۔ فائزہ غصے سے چیخی تھی۔ فائزہ دماغ سے سوچو، میں نے دھوم دھام سے شادی کا اس لیے کہا کیونکہ ہانیہ کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور جب نکاح پر اسے پتہ چلے گا بہت ہنگامہ ہوگا، مجھے تو سوچ کر مزہ آ رہا ہے، نازیہ نے شاطرانہ انداز میں کہا تھا۔ کیوں کرے گی وہ ہنگامہ؟ فائزہ نے پوچھا تھا۔ ارے پاگل، تم جانتی ہو کتنے غصے والی ہو، غصے میں جنگلی بلی بن جاتی ہے، جب اسے اصلیت معلوم ہوگی تو وہ ری ایکٹ کرے گی اور پورا خاندان کے سامنے حیدر کا تماشا بن جائے گا، اور کوئی مرد اپنا تماشا بنانے والی کو بیوی نہیں بناتا، سیدھا طلاق دے کر چھٹی کرے گا۔ نازیہ نے اپنے مطابق زبردست پلان بنایا تھا مگر یہ بھول گئی تھی کہ تقدیر لکھنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ ایک ہفتہ پر لگا کر گزر گیا تھا۔ پری کی خوشی اتنی تھی، آج ہانی کا مایوس تھا، سب انجوائے کر رہے تھے مگر وہ خود ہاسپٹل میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہانی پرابلم کیا ہے تمہاری، کیوں رو رہی ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ، زونیا اسے چپ کراتے کراتے خود رو پڑی تھی۔ جانتی ہو زونیا، میں جب 17 سال کی تھی تو میں نے اپنے ہمسفر کی ایک لسٹ بنائی تھی، پتہ ہے وہ کیا تھی؟ کوئی ایسا جس کے لیے صرف میں خاص ہوں، جس کی روح تک میرے لیے ہو، جس کے لیے میں ہی اکیلی ہوں، جس کی محبت کا دائرہ مجھ تک رہے اور میرے علاوہ اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، میری زندگی میں وہ آخری ہو، اس کی محبت
کا میرا کل اثاثہ اور میں اس کا کل جہاں کا کیونکہ مجھ سے اپنی من پسند چیز اپنے من پسند لوگ تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، میں اپنا ہر جذبہ مخلص رکھتی ہوں، ہر تعلق مخلص ہی چاہتی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ سب ناولس کی باتیں ہیں، زندگی اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی دکھائی جاتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، ہانی مگر تم اگر ابھی شادی کے لیے ریڈی نہیں تو انکار کر دیتی۔ نہیں زونی، میں نے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے باپ نہیں مانگا تھا، مگر اس کو دنیا کے طعنوں سے بچانے کی دعا کی تھی، شاید اس صورت میں قبول ہوئی ہے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس دل بے چین ہے، وہ تو رہتا ہی۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے آنسو پوچھے تھے۔ دلہن صاحبہ گھر چلو، اس سے پہلے کہ تمہارے بھائی یہاں پہنچ کر تمہیں روتا دیکھے اور میری بینڈ بجا دیں، زونیا نے کہا تو ہانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آنٹی دیکھ لیں، یہ مہندی نہیں لگوا رہی، زونیا نے شکایت لگائی تھی۔ تمہیں بڑی آتی ہے، میرے ہاتھ خراب کر دو گی، تم ہانی نے بہانہ بنایا تھا تو مجھے کہہ رہی ہو مجھے؟ زونیا آنکھیں نکالی تھی۔ ورلڈ کی بیسٹ مہندی لگاتی ہوں، اس کی بات ماریہ نے ہنسی ضبط کی تھی۔ آنی دیکھیں میں نے مہندی لگوائی ہے، پری بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ واہ، کہاں سے لگوائی؟ اتنی پیاری لگ رہی ہے، میں بھی لگواؤں گی، زونیا نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے ہادی ماموں دو آنٹیوں کو لائے ہیں؟ واٹ، ہادی لایا ہے؟ کہاں سے؟ ماریہ نے فوراً سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتہ مارو، لیکن وہ ابھی کومل مامی کو مہندی لگا رہی ہے اور سیکنڈ والی سے میں نے لگوائی ہے، پری نے آنکھیں مٹکا کر بتایا تھا۔ ماریہ بیٹھ جاؤ، مہندی والے کو بلایا ہے، کسی اور کو نہیں، زونیا نے ماریہ کو کھڑے دیکھ کر آنکھ ماری، وہ چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو رات کو زونیا ماری نے زبردستی لگوائی تھی۔ وہ رات سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ شام ہونے والی تھی، رات کو اس کا ہال میں رونے کا رخصتی بھی تھی، وہ بھی ایسے شخص سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، نہ کبھی دیکھا تھا۔ وہ لمبا سانس لے کر اپنی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھل کر ماریہ داخل ہوئی تھی۔ ہانی، تم نے پارلر جانے سے منع بھی کر دیا اور اس کو لانے سے بھی خود تیار ہوگی کیا؟ میں کس لیے ہوں، میں تیار کر دوں گی، زونیا نے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے تیار نہیں ہونا یار، اتنا بھاری سوٹ تو پہن رہی ہوں اب۔ ہانی نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، بس کر جاؤ، تم اب تک اپنی عادت نہیں بدلی تم نے، بھاری کپڑوں کو دیکھ کر چڑھنا چھوڑو، جانے من شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ ہادیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، او مائی گاڈ، تم کب آئی، کیسی اور کہاں تھی؟ ہانی نے بھاگ کر گلے لگ کر روتے ہوئے کہا تھا، میں تو صبح سے آئی ہوں مگر تم لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، کمرے سے باہر تشریف لے آئی اور یہ سوال مجھے کرنے چاہیے تھا، تم کہاں تھی اتنے سال سے، کال تک نہیں، کم سے کم حال ہی پوچھ لیتی، مگر نہیں۔ ہادیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، مگر ہانی کے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بس کر جاؤ، سیلاب آ جائے گا یہاں اور ہم ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے ایسے تیار کریں گے کہ جیجو دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہادیہ کی بات پر سب مسکرا دیے تو ہانی کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ڈیپ کلر کے میکسی میں دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، پورے ہال میں گہما گہنگی تھی، خوشی کا سما تھا، سب مہمان خوشخبریوں میں مصروف تھے، اتنے میں بارات آنے کا شور ہوا تھا اور کوئی چلتا ہوا اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اپنے ساتھ بیٹھے شخص پہ نہیں ڈالی تھی، گویا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس بات سے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ پری بالکل ہانی جیسی میکسی پہنے ادھر ادھر خوشی سے بھاگ رہی تھی۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، وائل نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا، جی نیک کام میں دیری کیوں؟ آمنہ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا، ہانی ارسلان شاہ ولفاران شاہ، آپ کا نکاح ذوحان حیدر شاہ ول کامران شاہ کے ذکر راج و وقت 5 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا قبول ہے؟ الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں ڈیلا جا رہا تھا، وہ زندہ تھا جسے وہ 5 سالوں سے مرا ہوا سمجھی بیٹھی تھی، آج سامنے تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی، اس کی کسی گناہ کی سزا تھی، یہ شاید اس کے رب کا کوئی اور امتحان، پر ایسا امتحان اس کی آنکھوں میں پانی اتار آیا تھا، اتنا کڑا امتحان کہ جس شخص نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، اسی کو پوری دنیا کے سامنے جنت کا ساتھی بنایا جا رہا تھا۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز، آپ سب تو دیکھ رہے ہیں نا، رکوا دیں اسے پلیز، اب ہمت نہیں رہی۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی، پر کہتے ہیں نا کہ ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی، شاید ہمیشہ کی طرح آج ہی وقت اس کے لیے بے رحم تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا، ویران آنکھیں لرزتے ہونٹ کانپتے ہاتھ، خوفزدہ چہرہ، وہ بے بسی کی مکمل تصویر بنی ہوئی تھی، پر کسی کو کچھ دکھائی کیوں نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور پاک بازی سے واقف تھے، وہ خاموش کیوں تھے، کیوں اسی کے حوالے کر رہے تھے جو اس کا مجرم تھا۔ اسے پھر سے انا پرست انسان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا جس نے اپنی انا کے خاطر اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ اس سے صرف اور صرف اپنی انا عزیز تھی، لیکن یہی انا جس سے
ہاں، جسے ہانی سیلی رخصت عزت نفس کا نام دیتی تھی، اس کی ذات کا بھی خاصہ تھی، لیکن آج وہ ایک انا ایک پھر سے ایک بار پھر سے مار دی گئی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دوبارہ بولے تھے۔ بولو بیٹا قبول ہے۔ آمنہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ اس نے بے بس ہو کر ماں کو دیکھا تھا، اسامہ کو تلاش کیا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ اسامہ کب سے اسے یہ بتانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، تم اس کی امانت تھی، آمنہ بیگم نے کہا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے خوشی سے دمدماتے پری کے چہرے پہ پڑی تھی اور خود بخود الفاظ ادا ہو گئے تھے، قبول ہے۔ سبحان شاہ نے پین اس کی طرف بڑھایا اور بالآخر کپکپاتے ہاتھوں سے ایک بار پھر خاموشی سے سائن کر دیے تھے، کیونکہ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ مبارک ہو۔ ایک شور اٹھا تھا، شاید یہ شور تھوڑی دیر بعد تھم جاتا، مگر اس کے اندر کا شور تو شاید ہی اب کبھی تھمتا، مگر اسے اپنی لاپرواہی کب تھی۔ وہ جو سمجھے تھے کہ تماشا ہوگا، میں نے چپ کر رہ کر بازی پلٹ دی۔ بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانی نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ ماریا نے اسامہ سے کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہے بھیا، صحیح کہہ رہی ہے یہ بھیا۔ ہانی کی خاموشی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہادی نے بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی بتا دو، مگر تم لوگ سنتے ہی نہیں ہو۔ رکو میں بات کرتا ہوں۔ اسامہ آگے بڑھا تھا، مگر رخصتی کا سن کر رک گیا تھا۔ رخصتی ہو رہی تھی، ہانی مسکرا کر سب سے گلے مل رہی تھی، آخر میں اسامہ کے گلے لگ گئی تھی۔ دل نے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش کی تھی، اپنے نصیب پر ماتم کی اجازت چاہی تھی، مگر وہ ہانی کیا جو دل کی سن لے۔ وہ اس اذیت کو اپنی خاموشی میں ڈھال چکی تھی۔ سب اذیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ بہت خاموشی ہوتی ہے، اتنی خاموشی کہ ان کی آواز صرف خدائی کو سنائی دیتی ہے، کیونکہ ہم سب میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حد ٹوٹنے کے بعد بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ تکلیف میں، اور پھر مسکرا دیتے ہیں، بے حد مسکراتے ہیں۔ ان کی چیخنے کے، ٹوٹنے کی، بے آس ہونے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ بظاہر رونقوں کے اور زندگی سے بھرپور نظر آنے والے یہ لوگ سب سے زیادہ احساس ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رب سب جانتا ہے، وہی ایسے لوگوں کی تنہائی اور کرب کا رازدار ہوتا ہے۔ سہاگ کی سیج پہ بیٹھی دلہن نے اپنی آنکھوں میں ڈھیروں حسین خواب سجا امنگوں سے بھرا دل لی اپنے ہمسفر کا انتظار کرتی ہیں، مگر وہ نہایت صبر سے لب بھیجے پھپھو کے کمرے سے جانے کا ویٹ کر رہی تھی۔ پورا کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، دیواروں پہ وائٹ پینٹ کے ساتھ گرے ٹچ دیا گیا تھا، سارا سامان جدید طرز کا، قیمتی اور خوبصورت تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو معطر کیا ہوا تھا۔ جہازی سائڈ بیڈ پہ پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بالآخر صبر ختم ہوا اور پھپھو کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کا ضبط کا بندہ ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے سیج کی ایک لڑی توڑ رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے ان پھولوں سے، ان خوشبوؤں سے، ان کپڑوں سے۔ وہ نہایت غصے میں اپنی جیولری اتار رہی تھی کہ پورے ہار کی موتیاں اسی کی طرح کمرے میں بکھر گئی تھی۔ رو رو کے اس کا سانس گھٹنے لگا تو وہ سلائڈنگ ڈور کھول کر بالکنی میں آئی تھی۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیا میں اتنی گناہ گار ہوں؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا؟ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کہاں گئی تھی وہ محبت؟ وہ بے تحاشا روئی تھی، چوڑیاں اتارتے ہوئے کافی چوٹیں لگ گئی تھیں، مگر اس سے فکر ہی نہیں تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر آنسو پوچھتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ پورا کمرہ اپنی حالت میں ماتم گنا تھا۔ گلاب کی لڑیاں ادھر ادھر پڑی اپنے نصیب پہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو موتیوں کے پیر میں آنے کی وجہ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے چاروں طرف آنکھیں گھمائی تو اسے بالکنی سے نکلتے دیکھ کر ساخت ہو گیا تھا۔ ریڈ میکسی میں اس کی رنگت دمک رہی تھی اور لال آنکھیں ناک اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی، اس لیے میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مدہوش ہی ہو گیا تھا، اس کے زوردار تھپڑ سے ہوش میں آیا تھا۔ ویل ڈن مسٹر زحان شاہ، حیدر شاہ، کمال کر دیا، ہانی نے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کمال کا پلان بنایا تھا تم نے مجھے برباد کرنے کا، اور مبارک ہو تم کامیاب بھی ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ دوبارہ برباد کرنے کا ارادہ ہے یا ٹشو کی طرح استعمال کرنے کا؟ انف، مجھے تمہیں استعمال کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور رہی بات برباد کرنے کی تو تم نے کون سی کمی چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے میں؟ ہاں ہاں، میں برباد کروں گی تمہیں میں۔ وہ کرب سے ہنسی تھی، جو خود برباد ہو دوسروں کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ہانی پلیز میری بات تو سنو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں مانتا ہوں میں نے غلط راستہ چنا تھا، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ آتا تو میں اپنی مما کو لینے ہی واپس گیا تھا۔ بلیو می۔ واہ، کمال کا بیوقوف بنا رہے ہیں مجھے، تمہارا ایک ایک لفظ یاد ہے تمہیں، تو مجھ جیسی دقیانوسی لڑکی کے دامن کو خراب کرنا تھا۔ بس جب مشن مکمل
मुकम्मल हो गया तो वापस क्यों आए हो, या फिर अपनी बेटी को भी बर्बाद करने का इरादा है? चटाक जो कहना है मुझे कहो, हानि मेरी बेटी को बीच में मत लाना वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटी कौन-सी बेटी? वो जिसके बारे में 5 साल तक नहीं जानते थे, वो बेटी, या जो तुम्हारी गलती का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे बदले का नतीजा थी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए 5 साल गायब रहकर भी बाप का रुतबा पा लेना। वो आज पूरी ज़िंदगी के आँसू बहा लेना चाहती थी। हर दिस के चेहरे पे आया था जिसे देखकर ज़हान के दिल में कुछ छुपा था। हानि प्लीज़ पानी पियो। उसने इसे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास थमाया था जिसने बेदर्दी से फेंक दिया था। मेरा नाम हानि है और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इस नाम से बुलाने का, और आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। घिन आती है मुझे अपने वजूद से। शट अप! मेरे हाथ लगाने से घिन आती है। ये बात हमेशा याद रखना कि मेरे पास तमाम हुकूक हैं। हानिया अरसलान जब भी तुम्हें छुआ है जायज़ रिश्ते में थे हम, नाजायज़ नहीं थे। वो जो इतनी देर से ज़बके सुन रहा था आखिर फट पड़ा था। वो रिश्ता तुमने सिर्फ़ अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए बनाया था। अब जाकर याद आया अपना जायज़ रिश्ता वो तलख़ी सी हँसी थी। इसके अल्फ़ाज़ दिल को चीर गए थे, इसलिए वो जवाब दिए बगैर साइड टेबल से सिगरेट उठाकर बालकनी में चला गया था। वो पूरे कमरे को मातम करता छोड़कर बेड चेंज करके लेट गई थी। पूरे 6 सालों बाद इसे सून की नींद आ रही थी। वो अपनी सारी टेंशन निकाल चुकी थी। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? क्या करूँगा, अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। सोचा था कुदरत के इंसाफ़ के बाद लोग भी माफ़ कर देंगे, मगर ख़ैर तुमने क्यों कॉल की थी? 2 मिनट में बाहर आओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है। पीछे से आना, और रही बात कुदरत के इंसाफ़ की तो जिसे तकलीफ़ दी है इसका इंसाफ़ भी ज़रूरी है। आ रहा हूँ। वो बालकनी से निकला था और उसे सोता देखकर चीज़ों से बचता-बचाता बाहर निकल आया था। क्या काम था? वो गाड़ी में आकर बैठा था, मगर दूसरी तरफ की सारी बात सुनकर टेंशन में आ गया था। बेफ़िक्र रहिए, मेरे होते हुए कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। सुबह इसकी आँख खुली तो सूरज की किरणें पर्दों को चीरती कमरा रोशन कर रही थी। इससे अपना सर भारी-सा महसूस हो रहा था। नींद व आँखों से सर थामे इसने अपने दाएँ तरफ देखा तो खाली बेड था और वो किसी अनजाने कमरे में थी। आहिस्ता-आहिस्ता से रात की बातें याद आने लगी थी, तो वो झटके से बैठी थी, मगर सर चकरा रहा था। वो उठकर खड़ी हुई तो पूरे कमरे को साफ पाया था। वॉशरूम में शावर लेने के लिए घुस गई थी। देवर जी उठा दें अपनी बीवी को, नहीं तो आज के दिन गज़ीमा पढ़ने ने मेरा दिमाग खाली कर देना है। ज़हान को गहरी सोच में डूबे देखकर फ़ारिया गज़ीमा की मम्मा ने कहा था, जी भाभी उठाता हूँ। एकदम उठ खड़ा हुआ था। अरे सोने दे बच्ची को, पता नहीं नींद आई भी होगी या नहीं। शाज़िया बेगम ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए कहा था, मम्मा आ गई। हानि को नीचे आता देखकर परी चीखती और भाग कर पास आ गई थी। हाय हानि, कैसी है आप? बोर तो नहीं हो रही ना? अगर बोर हो रही तो मुझे याद कर लिएगा। अजीमा ने खानी से हाथ मिलाते हुए कहा, तो जिसकी वजह से सबके मुंह खुल गए थे और हानि के होठों में मुस्कुराहट आ गई थी। हानि के बच्चे, ये चाची हैं। ज़ुहार ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा था। नो, नो इट्स जस्ट माई हानि, नॉट चाची, अंडरस्टैंड। अजीमा हानि को आँख मारी थी, मगर परी के मुक्के से बलबला उठा था। क्या है परी, क्यों मारा? मेरी मम्मा को आँख क्यों मारी? शी इज़ प्रिटी ना, इसलिए। खजीमा ने सफाई दी थी। नॉट अगेन, ओके, परी ने वार्निंग देते हुए कहा, तो सब मुस्कुरा दिए थे। ओह माय गॉड! मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा है? दशा और मेजर सामा एक साथ, मतलब मेरे बडीज़ एक साथ क्या कर रहे हैं? मेजर ज़रार ने होटल में दाखिल होते हुए कहा था। तुम ज़ान को जानते हो? सामा ने चौंक कर पूछा था। ऑफ कोर्स यार, मैं बताता तो था कि लंदन में मेरा एक यार बना है, यही तो है वो। ज़रार ने हँसते हुए कहा था। और सुना, गुड़िया कैसी है? वापस आ गई? और वो छोटी पटाखा कहाँ है? इससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। हम मतलब की बात कर सकते हैं, बाकी बातें बाद में हो जाएगी। जहान ने झिलमिलाते हुए कहा था। ओके। ज़रार ने इसे हैरत से देखा तो नज़र चुरा चुका था। ये बताओ क्या सबूत है? सामा ने पूछा था। मेरे पास ये गैंग की वीडियो है। जहान ने वीडियो को दिखाते हुए कहा, तो ये यूएसबी में महफूज थी, और यूएसबी मेरी बहन के पास थी। क्या-क्या जानते हो लगारी के बारे में? तुम्हें पता है इसने तुम्हें मारने का कहा है? ज़रार ने इसे जाँचते हुए पूछा था। हाँ, उसामा ने बताया। कोई नई बात नहीं है। वो एक स्मगलर है, मंशियात का कारोबार है इसका। उसामा ने पूछा था। बस इतना ही पता है। एक इसका आदमी हाथ लगा था, मगर इसने ज़हर खा लिया था। जहान ने कहा था। तुम पूरी स्टोरी सुना सकते हो, कब कैसे क्या हुआ था? उसामा ने पूछा तो वो 6 साल पहले जा चुका था। लंदन जाने वाली फ़्लाइट में थोड़ी ख़राबी हो गई थी, इसी वजह से 1 घंटा लेट फ़्लाइट करेगी। ये ऐलान सुनते ही जॉन का दिमाग घूमा था। वो लेग झटक कर टहलने लगा था। टहलते-टहलते एक सुनसान एरिया में आया था। वहाँ शायद टूटे हुए जहाज़ खड़े थे। यस, यस बॉस। नहीं, किसी को नहीं पता चला, बस थोड़ी ख़राबी हुई जहाज़ में। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा था, मगर ये बात सुनकर तजस्सुस होने लगा, जिसकी वजह से वो छुप कर वीडियो बनाने लगा था। क्या कर रहा है छोटू? जल्दी कर, इसे छुपा, कहीं कोई आ ना जाए। एक लंबा, मोटा, काला सा, लंबे बाल और बड़ी
बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी ने आकर कहा। तो दूसरा आदमी जल्दी जल्दी वाइट सफूफ दवा को शीशे में भरने लगा, शायद चेकिंग के डर से ऐसा कर रहा था। जोहान ने पूरी वीडियो जाकर जहाज के ऑपरेटर को दिखाई थी, जिसकी वजह से दोनों आदमी मंशियात के सामान के साथ पकड़े गए थे। इससे लगा था ये बात खत्म हो चुकी, मगर अभी तो शुरुआत थी। वो लंदन पहुंचा ही था कि इस पर घर पहुंचने से कबल ही जानलेवा हमला हुआ था, मगर वो बच गया था। इसे एक इत्तेफाक समझ के मजाक में उड़ा चुका था। दूसरी बार चंद दिन बाद हमला हुआ था, जिसकी वजह से वो 24 घंटे तक बेहोश रहा था, मगर अल्लाह के हुक्म से होश में आ गया था। कामरान साहब और वाइल के पूछने पहले वो तो टाल मटोल करता रहा, मगर फिर सच बता दिया था। और चंद दिन बाद एक जहाज की क्रैश की इत्तला मिली थी, तो कामरान साहब ने अपने सोर्सेस लगा के सेक्रेटरी में जोहान की डेथ की खबर पिला दी थी, और उसे अपने दोस्त जो जोहान के रज़ाई बाप थे, डॉक्टर शाहजब के पास इटली भेज दिया था। वो तो ये हुआ था, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है जो समझ नहीं आ रहा। जो तुम्हारी डैड की खबर फैल गई तो लगारी तक तो तुम्हारे ज़िंदा होने की इत्तला कैसे पहुंची, जबकि तुम तो इटली जा चुके थे और वो इटली तुम्हारे पीछे आ गया। इसके बाद तो तुम 3.5 साल कोमा में रहे, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, और तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद में इसने तुम्हें कुछ कहा नहीं। अगर चाहता तो मार देता, मगर नहीं मारा। क्यों? अब वो उसामा के हाथों तुम्हें मरवाना चाहता है, क्यों? हालांकि वो जानता है कि ये काम उसामा नहीं करेगा, इसका कोई भी बंदा ही काम कर सकता है। दरार ने कुछ सोचते स्टोरी दोहराई थी। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें डरा कर रखना चाहता है, मारना नहीं चाह रहा था। यह शायद इसे पता था कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और वैसे भी ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो लगारी जैसा बंदा करे। वो ज़रूर इस मंशियात की आड़ में कोई घिनौना जुर्म कर रहा है। उसामा ने कहा। तो दरार ने इस बात में सर हिलाया था। चलो यार, मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसामा घड़ी देख कर खड़ा हुआ था। रुको, मैं भी चलता हूँ, आंटी से और गुड़िया से भी मिल लूँगा। दरार ने कहा। तो उसामा इस बात में सर हिला चुका था। ज़रा और उसामा आमना बेगम से मिलकर हानि और परी से मिलने जहान के घर जा रहे थे। उसामा इसे सारी बात तफसील से बता चुका था, जिसकी वजह से अभी तक हक्का बक्का था। आई कैंट बिलीव दिस यार, हैदर ऐसा कर सकता है? वो तो ऐसा नहीं था, ज़रार ने हैरत से कहा था। ज़रार मेरे सामने इसकी साइड मत लो, मेरा बस चले तो मैं इसे सच में कत्ल कर दूँ। उसामा ने गुस्से से गाड़ी रोकते कहा था। अबे मेरे बाप, माफ़ कर दे। और गाड़ी क्यों रोक दी? ज़रार ने हाथ जोड़े थे। उतर जाओ, घर आ गया। उसामा गेट खोलते हुए उतरा था। हानि, बात सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बल्कि सब क्लियर करना है। जहान ने हानि को मुखातिब किया था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हानि ने मैगजीन में पढ़ते हुए कहा था। वो फिर लड़की मेरी सब्र का इम्तिहान, इतना इम्तिहान क्यों लेती है? वो जहान ने सर पकड़ा था। मैं 3.5 साल से कोमे में था। हानि जो उठकर कमरे से निकलने वाली थी कि इसकी बात सुनकर रुक कर मरी थी। क्या मतलब? हानि ने बैठते हुए पूछा था। इसके जवाब में जहान ने पूरी कहानी सुना दी थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा मिल चुकी है? चलो मान लेती हूँ कि मेरा बदला कुदरत ने ले लिया, मगर मुझे किस बात की सज़ा मिली थी? मगर तुमने मुझसे किस बात का बदला दिया था? ओह, मैं तो भूल गई, तुमने मुझसे थप्पड़ का बदला लिया था। इसकी पूरी बात सुन कहानी का दिल पिघला था, मगर फिर भी अपनी अज़ियतें याद करके फिर से पता दिल बन चुकी थी। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि एक थप्पड़ का बदला लेता, मगर तुमने वीडियो वायरल करके जो गलती की थी, इसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। वीडियो? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? हानि चौंकी थी। वही जो तुमने इसकी बात पर दरमियान में रखी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा बजा था। ज़रार जो हानि को सरप्राइज़ करने ऊपर आया था, मगर इनकी बातें सुनकर खुद सरप्राइज़ हो गया था। जी। हानि ने दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े से बुके के लिए कोई खड़ा था। जैसे हानि ने बुके लिया था, ज़रार को देखा मुस्कुरा दी थी। ज़री भैया आप कब आए? अंदर आए ना? हानि ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी ही आया हूँ, तुम्हारे भैया तुम्हें नीचे बुला रहे, जल्दी से जाकर मिल लो, नहीं तो मेरी खैर नहीं होगी। और इतने में तुम्हारे मियाँ की खबर ले लेता हूँ। ज़रार ने इसे आँख मारते हुए कहा, तो वो मुस्कुराती हुई नीचे चली गई थी। हानि के नीचे जाते ज़रार ने जहान के मुँह पर ज़ोर से मुक्का मारा। क्या मुसीबत है? वो झंझलाया था। जाहिल इंसान हो तुम, पूरे के पूरे तुम किसी और की गलती की सज़ा गुड़िया को दे रहे हो। अगर वो तुमने इसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़रार ने इसका गिरबान पकड़ते हुए कहा था। किसी और की नहीं, इसी ने वो वीडियो वायरल की थी, याद है तुम्हें? वो थप्पड़ वाली वीडियो। और उससे कुछ कहना मेरे बस में है भी नहीं। जोहान ने किरबान छुड़ाते हुए कहा। जानते हो वो वीडियो किसने वायरल की थी? मैंने तुम्हें इस दिन भी बता रहा था, मगर मुझे लगा तुम जान गए होगे, इसलिए नहीं सुनना चाह रहे। लेकिन अफसोस, तुमने सच सुनने बगैर ही एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसे एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जो इसने किया ही नहीं, और वही सज़ा जो आज तक भुगतती आ रही। तुम जानते हो कितनी तकलीफ़ें सही हैं इसने, कितने ताने, कितनी तोहमतें अकेले बर्दाश्त की, कुछ अंदाज़ा है?
ज़रा की आँखें गुस्से से लाल हो रही थी। ये सब हानि ने किया था तो किसने किया था? इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। तुम्हारी कज़न फ़ाइज़ा ने। ज़रा ये कहकर कमरे से निकल गया था। इसे लगा वो शर्मिंदगी से ज़मीन पर धँस जाएगा। इतने साल तक बगैर किसी जुर्म के मुजरिम बनी रही। इसे कुछ समझ नहीं आया ये निकशा अब क्यों होना था। काश मैं पहले इसकी बात मान लेता तो आज ऐसा ना होता। वो अपना सर दोनों हाथों में थामे रो पड़ा था। इसे लगा वो शर्मिंदगी के ऐसे दलदल में फँस गया है जिससे अब कोई छुटकारा नहीं था। अचानक किसी के हाथों ने इसके आँसू साफ किए तो उसने चौंक कर सर उठाया था। पापा डोंट क्राई मम्मा कहती हैं ये बैड हैबिट है। आप मेरी जाने की वजह से रोए ना। आई प्रॉमिस मैं कल आ जाऊँगा। पक्का वाला प्रॉमिस। नहीं मेरी जान अब जाओ और मैं कल आपका वेट करूँगा। वहाँ से पहुँचते हुए वो खड़ा हुआ था। मेरा या मम्मा का? परी ने आँख मारी तो वो मुस्कुरा दिया था। आज संडे का दिन था। फारिस परी हम्माद और मारिया की जिद पर सबने सिंदबाद जाने का प्रोग्राम बनाया था और खजीमा को भी साथ ले लिया गया था। मगर जुहान ने जाने से इनकार कर दिया था। वो इस वक्त पार्क में मौजूद थे। सब बच्चे खेल रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे। एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। मामा मुझे झूले झूलने हैं, आप चलो ना। परी ने हानि को हिलाते हुए कहा था। बेटा मामा जा रहे ना हमारे फारिस के साथ। आप और खजीमा भी ले चले जाओ। हानि ने प्यार से कहा था। नो मुझे आपके साथ जाना है या पापा के साथ, वरना नहीं झूलने। परी की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे रो तो नहीं, चल रही हूँ साथ। उसे गोद में उठाकर खड़ी हुई थी। यस आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू। सब पीछे बच्चे झूला झूल रहे थे और बड़े अपने मजे कर रहे थे कि अचानक दूर से परी भागती हुई आती हुई नजर आई थी। जुहान लाइट बंद किए पूरे कमरे में अंधेरे किए बैठा माजी याद कर रहा था। इससे पता ही न चला था कि कब इसके दिल में मोहब्बत की कॉम्प्ले पैदा हुई थी। सोचते सोचते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दिल में बेचैनी मच गई थी। इसने उठकर लाइट खोली और सामा को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया था, मगर 2 सेकंड पहले इस आई मैसेज को देखकर चौंक गया था। कैसा लगा? सरप्राइज के बाद हार्ट की इमोजी बनी हुई थी और नीचे फ्रॉम लगारी लिखा हुआ था। इसने घबरा कर हादी को कॉल मिलाई थी, मगर दूसरी तरफ की बात सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये कैसे हो सकता है? वो 7 साल से इतना व्हाट ये कैसे हो सकता है? वो 7 साल से इतना घिनौना जुर्म कर रहा, हमें पता ही न चल सका। चल रात को मिलकर प्लानिंग करते हैं। उसामा ने मुक्का बनाकर दांत पीसे थे कि अचानक मोबाइल पर एक मैसेज वसूल हुआ था। कैसा लगा? सरप्राइज मेरी जान, फ्रॉम लगारी सरप्राइज। वो चौंका था। ऐसे कैसे पता चल सकता है कि मैं सच्चाई जान गया हूँ? नो वे, ये किसी और सरप्राइज की बात कर रहा है शायद। परी अचानक जहन में धमाका हुआ और वो भाग कर इधर पहुंचा था जहाँ सब बैठे थे। दूर से परी को देखकर सुकून हुआ था, मगर वो रो क्यों रही थी? फौरन घर पहुंचा था। परी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और हानि का है? उसामा ने परी को प्यार करते हुए एक बर्थडे लेकर सवाल किए थे। वो मामा मम्मा को ले गए। परी हकलाई थी। व्हाट? कौन ले गए? क्या मतलब? उसामा चीखा था तो परी ने डर कर दब गई थी। आराम से भैया, बच्ची है। हादी ने परी को गोद में उठाया था। परी मेरे बच्चे अपनी मारो को तो बताओ, कौन लेकर गए हैं? मारी ने पूछा था। आई डोंट नो मारो गंदे अंकल थे, उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, मगर मम्मा ने मुझे धक्का दिया तो चोट इनके लग गई थी, तो वो मम्मा को ले गए थे। परी ने रोते हुए कहा था। तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं था क्या? लोगों को चीख कर बुलाती। कोमल ने इसे डांटा तो वो और डर गई थी। इसामा फौरन मेन गेट पर पहुंचा और अपना कार्ड दिखाकर गेट बंद करवा चुका था और चेकिंग शुरू हो गई थी, मगर देर हो चुकी थी। क्या बकवास कर रहे हो हादी? जोहान चीखा था। जोहान हानि अफ़वाह हो चुकी है, हमें नहीं पता किसने किया है, क्यों, लेकिन वो जा हो चुकी है। कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। वो चाबी उठाकर भाग कर उतरा था। निहायत रश ड्राइविंग करके वो आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय करके सिंदबाद पहुंचा था। वहाँ का गेट बंद पाकर सामा को कॉल करके गार्ड से बात करवाई तो इसे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। सामा ये काम लखारी का है, जुहान ने सामा से कहा था। तुम्हें कैसे पता? सामा जो अपना गलत होने की दुआएं कर रहा था, इसकी बात सुनकर चौंका था। मैसेज आया था मेरे पास, तो फर्स्ट टाइम आया है। जोहान ने मोबाइल निकाल के इसे मैसेज दिखाया था। शीट यार ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तो इसने हानि को सामान से आगे नहीं बोला गया था। जोहान मेरी बहन बहुत सह चुकी है अब, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं कुछ सहने की। तुम परी के लिए इसे बचा लो। तमाम रेंजर्स आर्मी वाले अपने सर को रोते हुए देख रहे थे। सर आपकी बहन को बचा लेंगे। आपको किसी पर शक है तो बताइए। नो किसी पर शक नहीं है, आप लोग प्लीज़ ढूंढे, सामा ने सख्ती से कहा था। सामा की बात सुनकर जोहान के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती आ गई थी। अगर लगार की कॉल आए तो इसे रिकॉर्ड करके मुझे भेजना, मुझे इसकी वॉइस सुननी है, अभी मैं जा रहा हूँ। जोहान मुर्गा परी के पास आया और वो अभी तक रो रही थी। इसे देखकर गले लग गई। पापा मम्मा कहाँ है? मम्मा को कुछ नहीं हुआ, पापा जा रहे हैं ना, इन्हें ढूंढने मिल जाएगी। आप रोगी तो कैसे मिलेंगी? प्रॉमिस करो आप नहीं रोगी, प्रॉमिस। ये हुई ना मेरी बात मेरी गुड गर्ल। बताओ बेटा क्या हुआ? उसामा तो कुछ नहीं बता रहा, तुम्हें कुछ पता है? आमना बेगम ने जोहान से पूछा था। नहीं मामी, बस आप दुआ करें, हानि ज़रूर मिलेगी। पता नहीं बेचारी हानि की तकलीफ कब ख़त्म होगी।
होगी। मारिया ने कहा था, आ गया होगा कोई नया आशिक, ले गया आ गया उठाकर अपनी माशूका को। कोमल ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा था, शट अप कोमल, तुम्हें मजाक सूझ रहा है ऐसी सिचुएशन में भी। मारिया ने गुस्से से कहा था, सोचने वाली बात है, जिसको देखो आता है इससे उठाकर ले जाता है, हम लोग भी तो हैं ऐसे ही क्यों। कोमल ने कहा था। जुहान जो जाने के लिए खड़ा हुआ था, मगर कोमल की बात सुनकर सख्ती से लंबे बेचैन और लाल चेहरे के साथ मुड़ा था। इतना ही कहना चाहिए था जितना सहना आता हो, ये कहकर लंबे लंबे डंक भरता हुआ चला गया था। लगारी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बीवी को अगवा करोगे और मैं खामोश रहूंगा। पहले बात मेरी सिर्फ मेरी ये थी कि तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, मगर आज तुमने ऐसी गलत जगह हाथ मारा है कि इसका नजारा तुम्हारी मौत अदा करेगी। अब तुम्हारा अंजाम जुहान शैतान करेगा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, अगले 24 घंटे बाद तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। गुस्सा गुस्सा और नफरत से सोचते सिगरेट फूंक रहा था, अचानक फोन बजा और दूसरी तरफ की बात सुनकर वो खड़ा हो गया था। वो कमरे में बैठी बैठी कुछ सोची थी कि अचानक खिड़की से कूदकर कोई अंदर आ रहा था। कौन, वो चीखने वाली थी कि सामने ब्लैक हुडी वाले ने सख्ती से मुंह पर हाथ रख दिया था। शीश महसूस करो, वो तकलीफ जो तुमने इसे दी थी। वो वजूद एक हाथ से चाकू इसकी गर्दन पर रख के दूसरे हाथ से इसका गला दबा रहा था। कौन हो? तो मैंने कुछ नहीं किया, वो निहायत दर्द से करा रही थी। क्या कहा? इसने दबाव बढ़ाया था। इसकी कुर्दी आवाज़ सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मम्मा माफ़ कर दो, विकलाई थी, याद रखना अगर इससे कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। वो वजू चाकू इसकी गर्दन से हटाकर छलावे की तरह इसकी गर्दन से गायब हो गया था। वो वहीं बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी। क्या हुआ सामा, कुछ पता चला? जरार, आज़ादी और हैदर इस वक्त जरार के घर पर मौजूद थे। नहीं यार, हर जगह ढूंढ लिया है और लगारी की भी कॉल नहीं आई। इसके आदमी पकड़े गए थे, मगर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और जानते हो हैदर, वो मंशियात के आड़ू बच्चे के आज़ा को सप्लाई करता है। सामा ने बता रहा था कि अचानक फ़ोन रिंग हुआ था। इसने फ़ौरन फ़ोन स्पीकर पर डाला था। हेलो, सामा ने कहा। हाय बरखुदा, खैरियत तो है? आवाज़ काफ़ी थकी थकी लग रही है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी, लगारी तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी बहन को बीच में क्यों लाए हो? मुझसे निकालो दुश्मनी, सामा ने जब से कहा था। इसका बस चलता तो उसका सर फाड़ देता। हाँ हाँ, तुमसे दुश्मनी निकाल कर क्या करता? अब कुछ तो फ़ायदा होगा। इतनी खूबसूरत लड़की जो मिली, अब तो गुस्सा करने का भी दिल नहीं करता। वैसे सच में ये एक बेटी की माँ है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। बकवास बंद करो लगारी, से छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं हैदर को भी मार दूँगा। उसामा ने आखिर हार मान ली थी। ना ना पुत्र, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो इस खबीस दिल को प्यार हो गया तुम्हारी बहन से। चलो साले साहब, कल बात करते हैं। वो कॉल काट चुका था। उसामा अपना सर हाथों में गिरा चुका था। जुहान की कनपटी की रगें तन गई थी कि अचानक वो खड़ा हो गया। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। लंबे लंबे डग भरता हुआ निकल गया था। इसे जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे में और वीरान कमरे में पाया था। क्लोरोफॉर्म से इसका चक्कर चकरा रहा था। इसने चिल्लाना चाहा, मगर मुंह पर कपड़े की बात कामयाब ना हो सकी थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो सूरज की रोशनी अंदर आई थी। मतलब मैं शाम से अब तक बेहोश थी। इसने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा था, जहाँ से एक 60-65 साल का आदमी, जो दिखने में 40 तक लगता था, अंदर दाखिल हुआ था। इसके इशारे पर एक आदमी ने आगे आकर इसके मुंह से कपड़ा हटाया था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों लाए हो? आराम से बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बकवास बंद करो। मुझे क्यों अगवा किया है? ओहो, आई एम इम्प्रेस्ड। कैद में भी ढाल रही हो, बड़ी हिम्मत है। वो उठकर पास चला आया था। दूर रहो। कौन हो तुम? तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना ना, दूर रहने से के लिए थोड़ी लाया हूँ। और मैं कौन कौन हूँ जल्द पता चल जाएगा। तुम नहीं, तुम्हारे हुस्न ने मेरा सब काम बिगाड़ दिया है। शट, मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरे भैया को तो पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आहा, इस पागल से कौन लड़ता है? वो तो वहाँ ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाएगा। तुम तो यहाँ पहुँच चुकी हो, मैं कहाँ हूँ? पाकिस्तान से बाहर। मैंने क्या बिगाड़ा है? क्यों लाए हो यहाँ? तुम्हारे शौहर ने बिगाड़ा है। इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, अब तो कुछ फल मिलना चाहिए ना। क्या बिगाड़ा है जुहान ने तुम्हारा? मेरी नज़र थी तुम पर, मगर वो काली गंदी बीच में आ गया, तुम्हें ले उड़ा। अगर वो इस दिन ना लेकर जाता तो तुम मेरे पास होती। जाने मन लगारी की नज़र जिसमें पड़ जाए उसे हासिल करके ही दम लेता है। वो हंसा था। हानि का दिलचस्प सा मुंह तोड़ दिया। अचानक दरवाज़ा खुलकर एक शख्स अंदर आया था। बॉस, बात करनी है। बोलो। वो उठकर करीब आ गया था। बॉस, इस मेजर की हरकतें मशकूक लग रही है। कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आकर गोल गोल चक्कर काट रहा है। हाँ हाँ, शायद पागल हो गया। इसे छोड़ो, मेरा वो कुछ नहीं कर सकता। हैदर का बताओ, इसकी तरफ से खतरा है। बॉस, वो कुछ भी नहीं कर रहा। कल रात को इस घर के अंदर गया था, अभी तक नहीं आया। बाहर इसके लिए कोई हुक्म? हाँ, जैसे ही देखे गोली गोली मार कर ख़त्म कर दो। कमीना मरता ही नहीं है। हानि जो इनकी
की बातें सुन रही थी, आखिरी बात पर काम गई थी, जितना भी इसकी वजह से इसके साथ था वो सब भूल चुकी थी। याद तो सिर्फ ये कि अगर उस दिन वो सब ना करते तो वो आज कहाँ होती। आज 6 साल बाद इसके लिए दुआ मांगी थी, इसकी सलामती की दुआ। शाम के 4 बज रहे थे, एक ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था। पायलट के अलावा 2 नफूस बैठे हुए थे। दोनों के लफ्ज़ सख्ती से आपस में बेहोश थे। ज़ुहान और सामा दोनों गहरी सोच में थे। दोनों ने चेहरे पर अमेरिकन मेकअप किए हुए थे, इसी वजह से दोनों अमेरिकन लग रहे थे। उसामा ने लगारी के आदमी को नज़र रखते हुए देखा तो ज़ुहान को इत्तला की थी, जिसकी वजह से इस वक्त दोनों मेकअप में लगारी के आदमियों को चकमा देकर निकल चुके थे। अब इनका हेलीकॉप्टर इटली जा रहा था। हैदर प्लान क्या है? आखिरकार उसामा पूछ बैठा था। इसके जवाब में हैदर ने सारा प्लान बता दिया, जिसे सुनकर उसामा हैरान रह गया था। शाम के 6 बज चुके थे। पूरा एक दिन हो गया था हानि को अगवा हुए। परी ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया था। मारिया ने बड़ी मुश्किल से इसे दवाई देकर सुलाया था। आमने बेगम अलग हानि का सोच सोच कर निढाल थी। ऐसा समझते थे सबकी जान सूली पर लटकी हुई हो। वो दोनों हेलीकॉप्टर से एक मैदान में उतर चुके थे। उसामा का नाम पीटर था और हैदर ने अपना नाम डैनल रखा था। वो दोनों इस वक्त होटल में मौजूद थे। दोनों का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर हानि तक पहुंचे, मगर मजबूरी थी कि कोई ताकुब ना कर रहा हो, वरना हानि की जगह चेंज कर देते। इसी वजह से रात को इन्हें वहाँ जाना था। घड़ी के 8 बजाते ही दोनों खड़े हो गए थे। आगे पीछे चलते होटल से निकल गए थे। हैदर ने समारा को कॉल की तो दूसरी तरफ से उठा ली गई। हाय समारा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाए कैसे हैं? मिलने भी नहीं आया, समारा ने शिकवा किया था। इटली आया हूँ, सोचा तुमसे भी मिल लूँ। वाह, ओह वाह, गुड, बट अभी मैं मम्मा के साथ डिनर पर गई हुई हूँ, वापस भी मिल लूँगी। इट्स ओके बाबा, ओके। और बाबा कहाँ है? हैदर ने सख्ती से पूछा था। बाबा ने कहा होना है, अपने रूम में होंगे, मैं कॉल कर दूँ क्या? समारा ने पूछा था। नो, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके भैया, मैं वेट करूँगी। ओके बाय, लेट्स गो। वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए थे। हानि नीम कुनौदगी में थी जब इसे किसी शख्स की गर्म सांसें महसूस हुई, जैसे कोई झुका हो। माई वाइफी, तुम्हारे एक आंसू का बदला लूंगा। इसने इसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए थे और अपने लब पर इस गाल पर रख दिए थे जिस पर थप्पड़ का निशान था। पर हिद्दत लब महसूस करते ही इसकी आंख खुली थी। जुहान इसे नीम वो आंखों से देखकर पुकारा था। हाँ बोलो। वो एकदम आगे हुआ था। वो तुम्हें तुम्हें मार देगा, तुम चले जाओ प्लीज। परी का ख्याल रखना। वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। जुहान का बस नहीं चल रहा था कि लगारी को इतना तड़पाए कि वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे, मगर टाइम कम था। वो उठा और बाहर निकल गया। बॉस, बाहर कोई लड़का आया, अपना नाम डैनल बता रहा है, आपसे मिलने का कह रहा है। मुलाजिम ने आकर बताया था। ओके, ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। डैनल लगारी ज़ेरे नाम धराकर खड़ा हुआ था। हैदर, तुम तैयार हो? सामा ने जब पूछा था। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। लगारी के रूम की एक खिड़की और रूम में एक बुक शेल्फ है, इसके पीछे तहखाना, इसी में है यानी। तुम इससे लेकर निकल जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। ओके, ऑल द बेस्ट। सामा पाइप पे चढ़ गया था और हैदर अपना मेकअप वॉश कर चुका था, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था। अब वो बात दो टोक और फेस टू फेस होनी चाहिए थी। हेलो, हाउ आर यू? कैन आई नो यू? लगारी ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए पूछा था। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानता हूँ। सामने पेट के खड़े शख्स में हरकत हुई थी और वो मुड़ा था। बहुत अच्छे से जानते लगारी, हैदर ने मुड़ते हुए कहा था। वो चीखा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो पाकिस्तान में थे। लगारी की हड़बड़ाहट देखकर महफूज हुआ था। क्या हुआ? मौत को देखकर जान निकल गई? डॉक्टर शाहजेब साहब ने उर्फ लगारी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को अगवा करने की? तुम्हें क्या लगा था तुम नाम बदल लोगे और मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, मेरी बीवी पे गंदी नज़र डालकर। जहान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। हाँ हाँ, इस तरह गुस्सा आया आया था मुझे जब तुमने इससे शादी की थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हें ख़त्म कर दूँ, मगर तुम बड़े कमीने हो, मरते ही नहीं फंसा था। बस ज़ुहान अपना ज़ब्त खो चुका था और लगारी के मुँह पे मुक्के बरसाना शुरू कर दिए थे। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज़ कर लेते, मगर नहीं, मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इसने एक पंच और मारा था जिससे इसकी आँख, नाक से खून निकलने लगा था। हाँ हाँ, मारो, मार दो, लेकिन अपनी बीवी को कहाँ ढूँढोगे? हाँ, मेरी नज़र थी इस पे, मगर तुमने इसे मेरी बहू बना दिया। ऐसे ही जला था मैं, ऐसे ही कहकमा वो लगा रहा था। भैया, बाबा, समारा जो अभी आई थी, दोनों की बातें सुनकर शॉक्ड हो गई थी। हानि, मेरी जान उठो। सामा ने इसकी रस्सियाँ खोलते हुए उठाया था। भैया भैया, वो जवान को मार देगा, आप इससे बचा लें। हानि ने होश में आते ही कहा था। हाँ, मैं देखता हूँ, तुम चलो। वो उसे लेकर निकल ही रहा था कि हानि जुआन को ड्राइंग रूम की तरफ देखकर भागी थी। समारा, आगे मत आना। वो इसकी तरफ मुड़ा था। यही मौके गनीमत जानकर लगारी ने इस पर गोली चलाई थी। भैया बच्चे, वो चीखी थी। इसकी चीख सुनते ही वो उछला था, वरना जमीन पर पड़ा होता। वैसे बरखुदा, बहुत देर में पहचाना तुमने। तुम्हारे बाप ने तुम्हें दुनिया के सामने
वहाँ का गेम तो अच्छी खेली थी, मगर इसने तुम्हें मरवा कर मेरे पास ही भेज दिया। शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी, तभी मेरे बंदों के मारने से नहीं मरे। डॉक्टर शाहज़ेब ने गन सीधी की थी। नहीं, इसे मत मारना। अचानक हानिया भागती हुई आई थी। समारा, इसे पकड़ो। जहान दौड़ा था। ठा ठा 2 गोलियाँ चली थी और दोनों नफूस ज़मीन पे गिरते चले गए थे। एक फायर जो समारा ने अपने बाप डॉक्टर शाहज़ेब उर्फ लगारी पर किया था, और दूसरा फायर लगारी ने गिरते वक़्त हैदर के सीने पर किया था। जुहान भैया हानि से गिरते देखकर चीखी थी, "हैदर, हैदर उठो।" उसामा आगे बढ़ा था, "पापा ऐसा क्यों किया? आप इतने घिनौना जुर्म करते रहे।" समारा ने रोते हुए ज़मीन पर गिरी थी। नो उसामा हैदर को छोड़कर लगारी को उठाया था। इसकी सांसें बाकी थी। उसामा ने कॉल करके आर्मी को बुला लिया था, जो लगारी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। "इसका बचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से मरने मत देना। इससे तमाम जुर्म बुलवाने हैं।" उसामा ने हुक्म दिया तो वो भी लोग इसे हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल ले गए थे। साम और हानि जुहान को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। उसामा ड्राइविंग करता और हानि जुहान को पकड़े पीछे बैठी थी। जुहान, प्लीज़ आँखें खोलो। जुहान, प्लीज़ आँखें खोलो, बंद मत करना। देखो, मेरी बात सुनो, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। हानि इसे बेहोश होने से रोक रही थी। हानि अचानक इसके लड़ बड़बड़ाए थे। हाँ हाँ, बोलो, सुन रही हूँ। सर, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया था। तुम्हें मुजरिम समझ रहा था, मगर तुम तो मासूम थी। वो अटक अटक के बोल रहा था। शट अप! एक और थप्पड़ खाना है क्या? वो ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? कोई रोमांटिक तरीके से माफ़ी माँगोगे तो सोचूँगी ना, ऐवें ही माफ़ कर दूँ। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। जुहान को सीधा ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे। हानि ने मुसलसल इसे बातों में लगा रखा था, जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं हुआ था, मगर गोली सीने में लगने की वजह से खतरा टला नहीं था। असामा, हादी और वाइल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठते। कराची खबर पहुँचते ही वाइल और हादी फ़ौरन पहुँचे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हानि जर्द चेहरे लिए निहायत बेचैनी से टहल रही थी। इसे आज अपनी सारी बददुआएँ याद आ रही थी जो इसे दी थी। जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी तो बददुआएँ कैसी होंगी? वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। हानि, गुड़िया, थोड़ी देर बैठ जाओ। सामा उठकर आया था। नहीं भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं जुहान की मौत की दुआ करती रही, अब वो पूरी हो रही है। वो गले लगकर रो रही थी। गुड़िया, अंदर जाओ, नमाज़ पढ़कर दुआ माँगो। देखना अल्लाह ताला कैसे नहीं सुनते, वो ज़रूर सुनेंगे। सामा ने दिलासा दिया। पक्का? हानि ने एक डर से पूछा था। उसामा से देखता रह गया। इस वक्त कहीं से भी 24 साल की मेरी जो लड़की नहीं लग रही थी, बिल्कुल एक मासूम बच्ची लग रही थी। भला आखिर 3 घंटे से चलती ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई थी और वो डॉक्टर्स बाहर निकले थे। डॉक्टर्स, क्या हुआ? सब ठीक है ना? जुहान होश में है, मैं मिल सकती हूँ? हानि फौरन इनकी तरफ लपकी थी। देखे, हमने गोली निकाल दी है, मगर वो खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि इन्हें शायद पहले कभी सीने में काफ़ी गोलियां लगी थी। इसी वजह से इनके होश में आने तक का खतरा बाकी है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहते हुए चले गए थे। वो पीछे साकित रह गई थी। सामा कॉरिडोर में बैठा हुआ था कि इसका फ़ोन बजा था। यस, कौन? ज़रार बोल रहा हूँ। फ़ौरन हेडक्वार्टर पहुँचो, लगारी होश में आ गया है। ओह, मैं आ रहा हूँ। वो वाइल से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल गया था। लगारी होश में था और इस वक्त वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर सामा, ज़रार, कर्नल याह्या अंदर दाखिल हुए थे। हाँ तो लगारी, जो पूछा जाए साफ साफ बता दो, वरना हमारा तशद्दुद तुम सह नहीं पाओगे। कर्नल ने गृहस्थी से कहा तो सबके जिस्म में सनसनी फैल गई थी। कितने सालों से ये जुर्म कर रहे हो? 20 साल से, लेकिन तुम लोग पकड़ ही न पाए। चीची, ये है तुम्हारी पावर। लगारी ने हंसते हुए कहा था, मगर जवार के थप्पड़ से होश में आया था। तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं कि तुम बच्चों के आज़ा को बेचते हो? कर्नल ने पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब मैं ये काम करता मुझे सुकून मिलता, सुकून की नींद सोता हूँ। तुमने ये जुर्म क्यों शुरू किया? सबको लगता है मेरा बेटा कुदरती मौत मारा था, मगर नहीं, इसके जिस्म से इसका दिल निकाल लिया गया था। और जब दिल ही निकल जाए तो बचता ही कैसे? वो मर गया था। इस इंसान ने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली थी। बस जब मेरा बेटा मर गया तो दूसरों के बेटों को जीने का कोई हक नहीं है। वो हसानी अंदाज में बोल रहा था। उसामा को इस वक्त वो कोई नफसियाती मरीज लग रहा था। सर, मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? उसामा ने पूछा था। ऑफ कोर्स। तुमने हैदर को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा बेटा था ना? सामा ने पूछा। हाँ, एक वही तो था जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं इसे कैसे मार सकता था? मगर जो मेरे रास्ते में आता है इसे नहीं छोड़ता। लेकिन अगर तुमने इसे मारना ही था तो कोमे में क्यों नहीं मारा? क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि इसे मेरे मंशियात के जुर्म के बारे में पता चला था, इस जुर्म के बारे में नहीं। तो मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोज सकता था, इसलिए नहीं मारा। कैरी ऑन, मुझे काम है, मैं आता हूँ। कर्नल बाहर निकल गए थे। उस समय काफ़ी देर से हानि के बारे में पूछना चाह रहा था, मगर इनके सामने नहीं पूछ पा रहा था। लेकिन अब क्यों मारा? मेरी बहन को क्यों अगवा किया? हाँ हाँ, वो तो नंबर एक चीज़ है। क्या माल है? बकवास बंद करो। जो पूछा है वो बताओ। ज़रार ने एक और थप्पड़ मारा था।
مجھے تم سے بدلہ لینا تھا، تم نے میرے تمام آدمی کو ایک ایک کر کے مار دیا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا تھا، بعد میں پتہ چلا تمہاری جان تمہاری بہن میں، اور بس میں اسے حاصل کر کے تمہیں تڑپانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کسی نے اور نے اغوا کر لیا تھا، پھر وہ کہیں چلی گئی تھی، لیکن ابھی 2 مہینے پہلے ہی مجھے لندن میں دیکھی تھی، اور حیدر کو کیوں مارا؟ کیونکہ مجھے تم سے بدلہ لینا تھا، مگر تمہاری بہن سے اس نے اغوا کر کے شادی کر لی، بس اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو اسے کومے میں ہی مار دیتا، لیکن 2 مہینے پہلے جب تمہاری بہن مجھے دکھی تھی تب معلوم کروایا تو پتہ چلا، سوچا اس طرح سب سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس سے گالی نے سارا کام خراب کر دیا، بس باہر نکلتے ہی مار دوں گا، تم سڑو یہیں پر، تم اسی لائق ہو، باہر نکلنے کے خواب مت دیکھو، 20 سال تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اسامہ اور زہرا باہر آ گئے تھے، دونوں کا ارادہ ہاسپٹل جانے کا تھا، ذوحان کو ہوش آ گیا تھا، وہ خطرے سے باہر تھا، اس لیے جب وہ واپس کراچی آ گئے تھے، کراچی آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر ایک بار بھی ہانی کمرے میں نہیں آئی تھی، شاید اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا، تو وافی آپ کو رومانٹک سوری چاہیے تھی نا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، وہ اس کے الفاظ یاد کر کے مسکرا دیا تھا۔ ہانی جب سے واپس آئی تھی حادثے کے زیر اثر تھی، اس لیے 2 دن سے باری کے کمرے میں سو رہی تھی، ذوحان سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سوچ سوچ کے پریشان تھی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی۔ ہانی بیٹا ہم پارک جا رہے ہیں، غزیم اور پری ضد کر رہے ہیں، تو وائل اور فاریہ کے ساتھ میں بھی چاہ رہی ہوں، تم ذوحان کا خیال رکھنا، شازیہ بیگم نے ہانی کو نکلتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے ہانی، بائے اینڈ آل دا بیسٹ حیدر، وائل نے سیریس اترتے حیدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ لوگ بڑے مغرور ہو گئے، غریب لوگوں کا حال حوال ہی نہیں پوچھتے۔ سب کے نکلنے کے بعد جیسے ہی ہانی کمرے میں جانے لگی تو ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہانی نے بھکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شی پر سرپرائز ہے، ذوحان نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی تھی، ذوحان کی سانسوں کی گرمائش محسوس کر کے ہانی کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ کتنا اور چلنا ہے؟ ہانی نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ بس آگے کمرہ یا تمہیں میلو تھوڑی دور چلا رہا ہو جو اتنا ڈر رہی ہو، ذوحان نے کان میں کہا تھا، مگر ڈرتی ورتی نہیں ہوں کسی سے، اور وہ تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ہانی واپس اپنی ٹون میں آئی تھی، گڈ گرل، اب تو اور مزہ آئے گا، ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ لال ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ذوحان نے اس کی آنکھوں میں پٹی ہٹا دی تھی، ہانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تھی، مگر کمرے میں نظر دوڑاتے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، وہ جیسے کھو گئی تھی، پورے کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، چاروں طرف ریڈ اینڈ بلیک بلونز بکھرے پڑے تھے جس پہ بڑے بڑے لفظوں میں سوری لکھا تھا، بیڈ کے بیچوں بیچ لال گلابوں کی پتیوں سے ایک دل بنا ہوا تھا، اس میں بلیک گلاب کے پتوں سے سوری لکھا ہوا تھا، سامنے دیوار پہ چارٹ سے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ پہ چند لائنز لکھی تھی، آئی ایم سوری آئی ایم میڈ یو کرائی ٹو سی یو لوزنگ دیٹ ٹوئنکل یور آئیز، آئی ایم سوری فار ہرٹنگ یور ہارٹ، فیسنگ تھنگز از a place to start. I'm sorry for not trusting you. It's a big part of love that I will try and do. I'm sorry for letting negativity get to me. The truth I needed was blinded by lies, and I am sorry for closing that door. I just never felt so hurt before. I'm sorry for the way I will treated you, and I let the days crawl by. Well, you were nothing but I loving and sincere. I hate to see you living. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے بلکہ معذرت کے اس انداز کی خوشی میں تھے۔ اس کے برابر میں ایک اور چارٹ لکھا تھا جس پہ شعر لکھا تھا کہ کر دو معاف، بھول ہوئی تھی ہم سے، ایسے روٹ کے ہمیں سزا نہ دیجیے، آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہیں غلط سمجھا، تمہاری بات نہیں سنی، جان نے کہتے کہتے ہوئے کان پکڑے تھے، ہانی کے ہوٹل میں مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس طرح سے سوری ایکسیپٹ نہیں کروں گی، ابھی 10 بار اٹھک بیٹھک کر کے سوری بولو تو میں معاف کروں گی۔ واٹ، وہ بہت جا رہ گیا تھا، سیریسلی تم مجھ سے اٹھک بیٹھک کروانا چاہتی ہو؟ ذوحان نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اگر معافی چاہیے تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ تمہاری مرضی، ہانی نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے معصوم شکل بنا کر اسے دیکھا، مگر اس کا کوئی ری ایکٹ نہ دیکھ کر گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ سوری 1، سوری 2، سوری 3، سوری 4، سوری، یا اللہ میرے بھائی کو ہمت دینا۔ وہ 5 بار جھکنا چاہ رہا تھا کہ اچانک وائل کی آواز پہ کھڑا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ کر دانت پیسے تھے۔ بھیا آپ، ہانی ایک دم سے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوئی تھی۔ یو کیری آن، میں تو اپنا موبائل لینے آیا تھا۔ وائل جاتے جاتے ہوئے یکدم مڑا تھا، دروازہ بند کر کے پوری کرنا اپنی سزا، وہ مسکرا کر نیچے چلا گیا تھا، مگر ہانی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہم تو کنٹینیو کریں؟
तो कंटिन्यू करें। ज़ुहान ने इसका चेहरा देखकर तंग किया था। रहने दें, पता नहीं भैया क्या सोच रहे होंगे, मैं कितनी ज़ालिम हूँ, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ज़ुहान ने पूछा था। हाँ, जाए माफ़ किया, क्या याद करेंगे किस फ़कीर से पाला पड़ा है। हानि, तुमने हाथ अंतराई की कब्र पर लात मारते हुए कहा, तो ज़ुहान ने मुस्कुराते हुए दिया था। तो वाइफ़ी किसने कहा था कि इसे डर नहीं लगता? और ज़ुहान ने इसे कमर से पकड़ कर खींचा तो वो झटके से सीने से आ लगी थी। "काका क्या कर रहे हैं आप?" इसने धड़कते और दिल बगड़ते तनफ़्फ़ुस से खिलाते हुए उससे पूछा, तो जो इसके गिर्द अपना हिसार बना चुका था। "तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा हूँ?" इसने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए पूछा था। "छोड़े, मुझे प्यास लग रही है।" इसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर इसके सामने एक कोशिश बेकार गई थी। "क्यों भाग रही हो वाइफ़ी? और प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी किस चीज़ ने मोहब्बत करने में मजबूर किया था?" इसने मधोशी से वो कहा था कि इसने गलती से पूछ बैठी थी। "इन आँखों ने जब भी मुझे कुछ याद नहीं था, तब भी इन आँखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा।" वो ये कहते हुए इसकी आँखों पर झुका था। रात का आखिरी पहर था, तेज़ हवा के झोंके चल रहे थे, वो झोंकों में मस्त थी, अल्लाह के से गुफ्तगू में मशगूल थी। इर्द-गिर्द क्या होता है कुछ ख़बर नहीं, वो बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करती जा रही थी। तकश्शुर के कलमात तो ज़बान पर ही थे, जैसे किसी कभी खुद को गुनाह की पोटली कहती, तो कभी अल्लाह को रहमत से भरपूर कहती, कभी वो अल्लाह का कुर्ब माँगती, तो कभी वो अल्लाह से सब्र माँगती, कभी अश्क साफ़ करती, तो कभी भाए जाते, कभी चेहरे पर मायूसी के तासुरात पैदा होते थे, कभी तस्कीन ही तस्कीन। और वो समझ गई थी कि अल्लाह पर यकीन का सफ़र है। अब बस मायूसियों से लड़ना ख़त्म शुद। अब कुन से फ़यकून तक का सफ़र आगाज़ हो चुका था। फ़ोन की बेल बजी तो कोमल ने आगे बढ़कर कॉल अटेंड की थी कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसका जवाब दे गए थे। कोमल अपने मैके आई हुई थी। जब इसे कॉल पर ड्राइवर ने बताया कि वो फ़ारिस को लेने स्कूल गया था, स्कूल में इसकी एब्सेंट लगी हुई थी। "मामा, आपने खुद छोड़ने गई थी ना फ़ारिस को स्कूल?" कोमल सीधा अनिला बेगम के पास आई थी। "हाँ, मैंने खुद छोड़ा था स्कूल में, कुछ गलती हो गई होगी इसे। चलो हम चलते हैं।" अनिला बेगम ने फ़ारिस को स्कूल छोड़ा था, मगर वो स्कूल गया ही नहीं था। सुबह से गए हुए शाम हो गई थी। उसामा किसी काम से मुल्क से बाहर गया हुआ था, इसी वजह से इसका फ़ोन ऑफ था। हानि को जैसे ही पता चला, वो फ़ौरन परी और ज़ुहान के साथ पहुँची थी। ज़ुहान और हदी इसे ढूँढ रहे थे। "हानि, तुम यहाँ से चली जाओ, खुदा के लिए कहीं भी चली जाओ। परी, तुम्हारी मम्मा तुमसे नफ़रत करती हैं, नफ़रत करती तभी तो अकेला छोड़कर जा चुकी हो गई थी।" इसके कानों में इसकी अपनी आवाज़ें गूंज रही थी। शायद आज हानि का सब्र और खुशी का खामोशी का बदला अल्लाह इससे ले रहा था। वो हानि के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई थी। "क्या कर रही हो तुम? ठीक है, दिमाग ठीक है? है, उठो यहाँ से।" हानि ने कोमल को घुटनों के बल बैठा देखकर कहा था। "हानि, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा देना चाहो दे लो। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से तुम परी, अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े से 5 साल दूर अकेली रही। तुमने मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ सही, मैं किस मुँह से इकरार करूँ? मैंने हीरा गारी को तुम्हारे बारे में बताया था। मैं खुद गर्ज़ बन गई थी, मैं करती भी क्या करती। उसामा तुमसे इतनी मोहब्बत करते थे, मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी थी। मैंने इतना कुछ किया, लेकिन तुम चुप रही, कुछ नहीं कहा। हानि, मुझसे बदला ले लो या कोई सज़ा दे दो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो प्लीज़। तुम्हारे सब्र का इम्तिहान अल्लाह ले रहा। हानि, माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर किया। आज जब मेरे साथ जो मुझे पता चला कि औलाद से दूरी क्या होती है, मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त नहीं खोना चाहती। प्लीज़। कोमल ने रोते हुए हाथ जोड़े थे। "नहीं कोमल, तुम कसूरवार नहीं हो, जो होता है मुकद्दर में लिखा होता है, और मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर तुम मुझे यहाँ से दूर ना भेजती, तो मैं कभी डॉक्टर ना बन पाती, कभी इस गम से ना निकाल पाती, कभी अपने पैर पे खड़ी ना हो पाती। अगर तुम लगारी को मेरा पता बताती, तो जहान की सच्चाई कभी सामने आती, मेरी इससे नफ़रत कभी मोहब्बत में ना बदलती। तुमने तो मेरा गलत करके अच्छा भी कर दिया, और मैं कौन होती माफ़ करने वाली? अल्लाह से मांगो, चट्टान थप्पड़ दोस्ती का, इसलिए इस हक़ से मैं तुम्हें सज़ा दे सकती हूँ, क्योंकि तुम इसकी मुस्तहिक़ हो। तुमने इन सब में सबसे ज़्यादा हमारी दोस्ती को तकलीफ़ पहुँचाई, और मेरे ख़्याल में ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा।" हानि आँसू पोंछते हुए गले लगने वाली थी कि अचानक मारिया दाख़िल हुई थी। "वाह! यह अकेले-अकेले गले मिले जा रहे हैं, मैं भी तो थी। दोस्त भूल गई हो क्या?" इसने मुँह फेरा तो दोनों ने मुस्कुराकर इसे भी गले लगाया था। आख़िर इतने सालों बाद इनकी दोस्ती बहाल हो गई थी। मिशन वाज़ सक्सेसफुल। मारिया ने हादी को मैसेज किया था। "ओके, मैं इसे ला रहा हूँ।" हादी ने मुस्कुराते हुए मैसेज किया था। "काम हो गया हैदर, चलो घर चलते हैं।" हादी ने मुस्कुराते हुए कहा था। हैदर भी मुस्कुरा दिया था। ज़ुहान को जब पता चला कि लगारी की मालूमात फ़राहम करने वाली कोई और नहीं बल्कि कोमल है, तो वो सब गुस्से में आकर इसे धमकाने पहुँच गया था। मगर जब इसने हादी से डिस्कस किया, तो दोनों ने फ़ारिस को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था, ताकि इसे अपनी ममता में हानि के साथ किए गए गलत काम याद आ जाए, और वो माफ़ी माँग ले, ताकि इनकी दोस्ती इसी ने वापस जोड़ने का अपने आप से वादा किया था, और वो वादा पूरा हो गया था।
8 साल बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन आंटी को तंग करने की। इसने एक और मुक्का मारा था। पिछले 5 मिनट से वो इतना पीट चुकी थी कि अगले चंद महीने तक वो याद रखने वाला था। प्लीज़ आइंदा नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। वो दर्द से कराह रहा था। एक तरफ तो बेशुमार दर्द था और दूसरी तरफ एक 22 साल लड़का का एक बच्ची से मार खाने की शर्मिंदगी। क्या कर रही हो परी? चाची वेट कर रही हैं। अचानक एक लड़का गाड़ी से उतर कर आया था। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। अब इन सब से मुझे कौन बचाएगा? वो सोच में डूबी थी कि लड़का उठकर जाने लगा था। ओए यार, यार रखना याद, आइंदा ऐसा दोबारा ना देखूं। इसने उंगली उठाकर वार्न किया था। वो गाड़ी में बैठ चुका था। छोटी हरी मिर्ची गाड़ी में बैठते ही बड़बड़ाया था। पूरा हॉल बैलून से सजा हुआ था। रोशनी की बाहर उतरी हुई थी। हर जगह खामोशी थी। आज पढ़ने का 13वां बर्थडे था, मगर बर्थडे गर्ल कब से गायब थी। हानी ब्लैक एंड रेड कलर की साड़ी के साथ मैचिंग जूड़े पहने पूरे माहौल में छाई हुई थी। हानी, ये परी कहाँ है? कब से इसे ढूंढ रहा हूँ। उसामा ने पूछा तो इसे नजरें दौड़ाई थी। वो भैया दोपहर को खजीमा के साथ अपने दोस्त से मिलने गई थी, अब आती ही होगी, इसने जवाब दिया। मगर दूर से आते ही खजीमा और ज़यान पर नज़र पड़ी तो उनकी तरफ बढ़ी थी। कहाँ है परी? परी, खजीमा ने बोला था। वो आप ही? क्या आप ही परी कर रहे हो? बताओ तो कहाँ है? मम्मा क्या बच्चों को डांट रही? ये रही मैं। परी ब्लैक मैक्सी में कोमल के साथ आ रही थी। कोमल की मदद से आज वो हानि की डांट से बच गई थी। लेट्स गेट कट केक। सबने शोर मचाया था तो केक कटा हुआ था। हाँ, केक कट हुआ था। हाँ, हानि, जोहान, परी और ज़यान एक मुकम्मल फैमिली की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। एक खूबसूरत हसीन मंजर तमाम हुआ था। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से परी के लिए एक गिफ्ट है। वो नेक्स्ट वीक से मिलिट्री कॉलेज में जाने वाली है। उसामा ने सरप्राइज़ दिया था। ओह माय गॉड मामा, आई लव यू सो मच। परी भाग कर उसामा से के गले लगी थी। हानि, संभालो यार, क्या कर रही है? ये तो खुशी की बात है। जोहान ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी थी। हाँ, तो ये खुशी के ही आंसू हैं। ये इश्क व गम की जंजीरें, ख्वाब की लाखों तदबीरें, आंखों से उतरती सी दिल में किसी चांद की हैं तस्वीरें देखी हैं मोहब्बत में हमने, आंखों से बदलती तकदीरें, अब अक्स है तुम्हारा दिल में, किस काम की हैं ये तस्वीरें। वो रात के आखिरी पहर अल्लाह के हुजूर में हाजिर थी। पिछले 7 सालों से ये इसका मामूल था, क्योंकि हज़ारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा था। और वो सजदा करने वाले अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको इन गंद लोगों में से चुन लिया जाता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतज़ाम करता है। रश आता है मुझे इस शख्स के मुकद्दर पे, जिसकी एक बात सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ अंधेरा कर देता है, ताकि इसके बंदे के आंसू कोई तीसरी ज़ात ना देख सके, ताकि इसके बंदे की जज्बात की गद्दारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्री की नींद सुलाकर वो अपने इस खास बंदे को अपनी जस्तजू की फ़िक्र में लगा देता है। ताक रातों को इंतज़ार करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। नम आँखें और सिसकता हुआ दिल इसको तहज्जुद में ढूँढ लेता है। वो जो दो जहानों में समा नहीं पाता, वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आज़माइश का वक़्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दरहकीकत मुलाकात का वक़्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं इससे माँगते हो, और जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने इसके सामने रोते हो। जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम सिजदे पे सजदा करते हो, जब तुम साँस लिए बगैर बेसख्त इसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाश रख लेता है। सारे वसवसों को ख़त्म कर देता है। इसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में इसकी मोहब्बत का रंग खून की माने दौड़ने लगता है। बेशक इससे बेहतरीन निखारे तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो के फ़र्ज़ होने के बावजूद इसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी इसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी इसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाज़ें बेमानी लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर नहीं होती। बस फिर एक हुकूमत और कायनात की सारी ताकतें मुत्तहिद होती जाती हैं। किन इसके गिर्द तवाफ़ करने लगता है, और कौन इसके गिर्द तवाफ़ करने लगता है, और सारी बातें फ़ैक्यून पर कौन उसके गिर्द तवाफ़ करने लगता है, और सारे बातें फ़ैक्यून पर ख़त्म हो जाती है। यूँ ही सभी कहानियाँ मुकम्मल